इसको लॉनलीनेस को एकांत में कैसे बदला जा सकता है, मतलब इसको इंजॉयफुल वे कैसे उस चीज़ को किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है? पिछले कुछ समय से जब हम सोशल मीडिया का प्रभाव जितना जल्दी से बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि आपका मेमोरी जो स्पैन है वो कम हुआ होगा, याददाश्त थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया होगा। सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि कहीं किसी की अब क्या है, सभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है, दूसरे की फैमिली में देखना है ना, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें कि वहाँ देख रहे हैं, अच्छा वो झगड़ रहे हैं, वो लड़ाई हो रही है, अच्छा मेरा पूरा इंटरेस्ट बना हुआ है, इतने में मेरे फैमिली मेम्बर मुझे कोई आवाज़ लगा देता या बच्चा आवाज़ लगा देता, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अब माँ बाप तो, अब वर्किंग माँ बाप अपनी जान छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना सा ही टाइम बच रहा है, घर के काम भी करने हैं। अब हमें भी घर में प्रॉब्लम हो रही है कि हम काम कब करेंगे, अगर बच्चों को देखा तो बच्चों को फ़ोन दे दिया। कारण आपको पता है उसका कि आपको जॉब को लेकर हो सकता है, ठीक है, आपका कोई इशू रिलेशनशिप को हो सकता है, कोई फैमिली का इशू हो सकता है, कोई बच्चों को लेकर हो सकता है, कोई फ्यूचर को लेकर हो सकता है, कारण यही है, ठीक है। लेकिन उस कारण की वजह से आपके दिमाग पे कितना फ़र्क आ रहा है। ये क्यों नहीं आती है बजाई गई, और कहीं को बड़ी ज़्यादा आती है तो ये क्या वजह रहती है? क्योंकि 4 गोली खा रहे हैं, 5 गोली खा रहे हैं, फिर भी असर नहीं हो रहा है। डिज़ास्टर की सिचुएशन में मेंटल हेल्थ का क्या रोल है? अब हम डिज़ास्टर से निकल गए और कोई हमारे घर का अपना हमने खो दिया, अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम आए हैं, घर में हम अच्छे से मिल के आए हैं, बोल के आए हैं, यहाँ बैठे हैं, वापिस पहुँचे कि नहीं पहुँचे, अब जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया। अब जो पीछे परिवार है वो उस सदमे को सहने में कितना कैपेबल है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी हमने ये बात नहीं करी घर में बैठ के कि अगर हमारी फैमिली में कुछ हो गया किसी को, तो आगे का सिस्टम कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी लीड करेगा। देखिए, सुसाइड अवेयरनेस को लेकर मैं अभी पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचते हैं। तो काउंसलर क्या काम करते हैं? काउंसलर हमें सुनते हैं, हमारी बातचीत को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं कि यार ये थॉट कैसे था, किस तरह से आया, इनकी प्रॉब्लम क्या है। जब और पैटर्न समझ आता है उनको तो अच्छा बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन इसका यहाँ पे है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। जो आजकल बड़ी ज़्यादा लापरवाही के कारण हम देख रहे हैं, डिप्रेशन जैसे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, ऐसे ऐसी समस्याएं हम आज देख रहे हैं। हमें केसेस भी देख रहे हैं कि थोड़े से गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, किसी को जान से मारने की कोशिश की नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, या बचपन का कोई किस्सा है, या किसी का कुछ हादसा है, या कुछ स्ट्रेस ऐसा हो गया है, कि क्या वो रीज़न होते हैं, या कैसे वो व्यक्ति उस तरफ गया। तो आज हम सर से जानेंगे। सर स्वागत है आप। जो हमारे आज के गेस्ट्स हैं वो संदीप शर्मा जी हैं। सर साइकोलॉजी और काउंसलर हैं, अपना एनजीओ है इसमें, मेंटल हेल्थ में सब काम भी कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। स्वागत है आपके व्यूअर्स का भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये समाज में एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहा या कोई अवेयर ही नहीं है। एक सिंपल सी बात देखिए, जो मेंटल हेल्थ की जब बात होती है, अगर हमें हल्का सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे सारे शरीर को चलाने वाला, जो सिस्टम को चलाने वाला दिमाग है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हमारी परवरिश में या पीछे हमें पढ़ाई में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई कि हम मेंटली अगर थोड़ा सा अनहेल्दी है, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं। तो ऐसा ना तो माहौल बनाया गया है, ना ही ऐसी कोई बात हुई है अभी तक हमें सिखाई गई है। तो इसीलिए एक अनछुआ सा पहलू है मेंटल हेल्थ। तो बड़ी अच्छी शुरुआत है आपकी ये कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचे ये बातें कि क्या कारण है जो इतने सारे इश्यूज़ जो हैं, हिमाचल जैसे शांत स्टेट में बहुत सारे इश्यूज़ पिछले 5-6 महीनों में आपने देख लिए हैं, जहाँ पे बहुत सारे रीज़न रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं इस पर। तो आप इस तरफ कैसे आए, मतलब ऐसा क्या वजह थी कि आपने सोचा कि मुझे साइकोलॉजी की तरफ जाना है, काउंसलर बनना है? साइकोलॉजी की फील्ड में आने का, एक्चुअली मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, तो शायद टीवी में कुछ एक सीरियल आता था, वो साइकोलॉजी को इसको लेकर वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। पैरासाइकोलॉजी भी हमारी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, तो उसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर काम किया जाता है। तो वहाँ से इंटरेस्ट बना। फिर मैंने जब 10+2 जब कंप्लीट हुई, तो मैंने पता किया कि ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट कहाँ पढ़ा जाता है, कहाँ पढ़ाया जाता है।
तो फिर मुझे धर्मशाला कॉलेज के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने यहाँ धर्मशाला में साइकोलॉजी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये यात्रा जो है निरंतर चल रही है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूँ साइकोलॉजी अगर क्या समझें उससे। साइकोलॉजी देखिए मन का विज्ञान है, हम अपने बारे में जान रहे हैं। साइकोलॉजी में हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप को समझना, अपने व्यवहार, आदतें, अपने व्यक्तित्व को जानना, ये साइकोलॉजी सिखाती है। तो उसमें हम अपने बारे में जान सकते हैं। और अगर हमारे में मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं कि आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप बड़ा पैनिक है, स्ट्रेस में हैं और आपको कारण भी पता है, लेकिन आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके क्या सिम्टम होंगे कि आपको कभी छूट रही है, या फिर आपको हो सकता है स्टमक में पेन एकदम से होना शुरू हो जाए, या पैनिक अटैक की तरह चीज़ें होना, हाँ लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो पैनिक अटैक जैसा हो जाता है। तो अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा जानते हैं और आपने वो टेक्निक्स यूज़ की हैं जो आपके लिए हीलिंग या हेल्पफुल हो सकती हैं स्टेज में, तो आप अच्छे से उस चीज़ को, उस स्ट्रेस को, उस ट्रॉमा को, उस एग्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। जी। आपने 10th किया, आप कॉलेज में आए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? कॉलेज में अब नेचुरली है, बच्चा घर से निकलता है तो कॉलेज है, बड़ा ओपन जैसा माहौल होता है। बट ये कि साइकोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो क्लासेस वहाँ पे हम पहुँच जाते थे, तो कॉम्बिनेशन में अच्छा सारा चीज़ें रहा। और धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आपको सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, तो वो भी आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या करते हो। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ दोस्त बैठ जाते थे साथ में, तो पूछते थे, तो मैं धीरे धीरे वो प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दिया था उसी दौरान, कॉलेज के दौरान। ऐसे किससे मतलब आप सवाल जवाब इस तरह कुछ ऐसा? मतलब उस टाइम तो थोड़े बड़े बचकानी जैसे बातें होती थी कि हाँ अच्छा तुम साइकोलॉजिस्ट को देख, अब लोगों के मन में ये भ्रांति है कि वो देख के एकदम सारा कुछ समझ आते हैं, आपके बात करने से पहले आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, और मतलब बिल्कुल एक एक्यूरेट नहीं चीज़ें मतलब समझ पाता है, बट टाइम लगता है उसके लिए। अगर वो आपको एग्जामिन करेगा, आपसे पूछेगा, आपको देखेगा, आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ नोट करेगा, उसके बाद एक कंक्लूजन तक पहुँचेगा कि आप किस तरह के जो इंसान। एक बात ये भी होती है कि पागल डॉक्टर होते हैं। हाँ, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले ही जैसे बात की शुरुआत में यही बात बोली कि अगर हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना है, ये हमें पता है। और हर किसी को पता है, चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे वो बोल भी पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, बट उसको पता है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, और इवन यहाँ तक कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये भी पता है। लेकिन साइकोलॉजिकल अगर कोई इशू हो जाता है, पहले तो हम साइकोलॉजिकल बीमारी को बीमारी मानते हैं, पहली बात। दूसरी, समाज में ऐसी भ्रांति है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, इवन आप हॉस्पिटल चले गए और ऐसे साइकियाट्री के वार्ड के पास भी आप पाए गए ना, तो लोगों में ये भ्रांति है भाई ये पागल हो गया। तो ये एक बड़ा मतलब ड्रॉबैक है। और दूसरा चीज़, जब हमारे सिस्टम में ही हमें बताया ही नहीं गया कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको थोड़ा बहुत भी कोई मतलब थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है, चाहे अच्छी 2-3 दिन से आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, और उनसे बात करके थोड़ा सा मतलब अपने आप को अपने हील कर सकते हैं। तो ये सिस्टम में है ही नहीं है, तो नेचुरली भ्रांतियाँ बहुत हैं, और आने वाला समय जो है इन भ्रांतियों को जरूर तोड़ेगा। क्योंकि आप देखिए मेंटल हेल्थ के केसेस कितने स्पीड से बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हिमाचल जैसे जहाँ पे सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, हमारा रहन सहन, जो परिवार की स्थिति है, हर चीज़ में चेंज आ रहा है, तो उसका इन्वायरमेंट, वो हर चीज़ का जो इफ़ेक्ट है हमारे मेंटल हेल्थ पे आएगा, और उसके रिजल्ट तो हमें फिर देखने को मिलेंगे अगर समय रहते हमने कोई कदम नहीं उठाया तो। जी। इसका कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे पर रखें, हम देखते हैं राइट कि उसकी शिक्षाएं कुछ नहीं हुई, या पेरेंट्स का कितना इम्पैक्ट रहता है बच्चे पर कि या साइकोलॉजिकल कि ये बच्चा ऐसा होगा, ऐसा कुछ होता मन में? एक्चुअली क्या है, अभी बच्चों को लेकर जब हम की बात करूँ, जैसे मान लीजिए एक 0 से 18 साल का है, 18 से मान लीजिए अब जब वो कमाना शुरू करता है राइट, उसके असर बुढ़ापा है ना, उसके बाद फिर एक और एज है 75+ एक दिए गए, तो वो कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है इतने? यहाँ में बड़ा ना मज़ेदार एक किस्सा है। देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से इसको बताता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मजाकिया लहजे में बात करी जाए तो थोड़ा लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी।
देखिए हमें ना बचपन में जब हम छोटे थे, अभी मैं भी जब हम अभी पैदा ही होते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स की होती है ना, उनका एक बड़ा सा मतलब एक टोकरा हमें हमारे सर पे रख दिया जाता है। उस टाइम तक हमें अपना कोई भी काम हम नहीं कर पाते। अभी हम जस्ट पैदा ही हुए हैं और एक एक्सपेक्टेशन का टोकरा जो है फैमिली रख देती है कि मेरा डॉक्टर आ गया, मेरा इंजीनियर आ गया, है ना, और मेरा एडवोकेट आ गया, मेरा ये आ गया। तो वो एक एक्सपेक्टेशन का टोकरा हमारे ऊपर है ना। अब जैसे ही वो हाँ बड़ा होगा और स्कूल जाने लगेगा, और स्कूल जा रहा है, अब उसके ऊपर क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो समझ लो वो फंस गया। उसके बाद क्या, वो एक्सपेक्टेशन का टोकरे में और दो चीज़ें आ जाती है कि अब और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। इवन आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहां बच्चे 95 to 98% भी ला रहे हैं, तो पेरेंट्स तब भी खुश नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि एक्सपेक्टेशन, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, अब हमें बोला गया तुम पढ़ लिख जाओ, एक बार जॉब में लग जाओगे, ठीक है, तो फिर सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब जॉब पे लग गए, वहाँ की अलग प्रॉब्लम्स हैं, फिर बोला जाता है कि तुम शादी कर लो, अब शादी हो गई है, ठीक है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे और नई फैमिली की इश्यूज आ जाते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो फिर आगे की प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे मतलब टाइम बीतते के साथ वो एक्सपेक्टेशन का टोकरा और वो बोझ का टोकरा बड़ा होता चला जाता है और हम परेशान होते रहते हैं। तो उसके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रखना और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ही खर्चा अगर हम अपने ड्रेस, अपने कपड़े, मेकअप और अपनी जो भी चीज़ों के लिए करते हैं, उसका अगर 5 से 10% भी अगर हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए कर दें तो इनफ होगा, और हम पूरा परिवार जो है खुशी से रहेगा। सर लाइफ में आपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ किस्से भी रहे होंगे कि आपने देखे हों, तो वो कुछ शेयर होता है कि कैसे इमोशनल की बार होता है कि यार टूट भी जाता है व्यक्ति कि यार अब मैं काम छोड़ रहा हूँ, राइट, यार मेरे से ये चीज़ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली क्या है ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया 2013 के आसपास, तो स्टडी के दौरान ही मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ काम करता था और कुछ एक और जगह पे। तो मुझे बड़ी ललक रहती थी पहले तो सीखने की कि भैया मुझे सिखाओ सिखाओ। तो कहीं भी कुछ जो हॉस्पिटल थे मैं जाता था रिज्यूमे लेकर कि मैं संडे सैटरडे मुझे फ्री होता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए मुझे इंटर्न रख लो, मैं पैसे भी पे कर सकता हूँ थोड़े बहुत जितने भी हो सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में काम किया तो एक फैमिली के साथ मेरा काम था, तो उनके साथ काम करते करते क्या मैं भी थोड़ा इमोशनली अटैच हो गया। और जब आप स्टार्ट करते हैं किसी काम में तो आप जल्दी अटैच होते हैं, जल्दी अटैच हुआ और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ठीक होने लगी। और सडनली मतलब क्या हुआ, बीच में जो गैप पड़ा हमारे बीच में, तो जैसा उनकी एक्सपेक्टेशन उन्होंने बताया था मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और जैसे उनके रिस्पॉन्स थे, और एकदम से सब कुछ मतलब देखिए हमारे पास जो केसेस आते हैं मैक्सिमम जब तक वो सही नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तब तक तो वो हमारी हर बात मान रहे हैं। फिर सडनली एक दिन वो गायब हो जाते हैं, तो उसके बाद वो मुड़ के मतलब कांटेक्ट भी नहीं करते। और ये काम ही प्राइवेसी वाला है, तो दुख लगता है, कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार लगता है कि हमने कितने एफर्ट लगाए, वो सारी चीज़ें लगाए, और हमें मतलब इंसान ने मतलब हमें बाद में याद तक नहीं किया। बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क हो जाता है धीरे धीरे। मतलब वो एक दो बार तो मुझे ऐसा हुआ कि रात को 2-3 दिन में सोया ही नहीं कि वो इंसान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने बहुत एफर्ट लगाए। तो वो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। बट जैसे समय किसी के साथ में ऐसे भी हुआ कि यार हाँ कनेक्टिव हो जाता है। एक केस मैं आपको सुनाता हूँ। तो उस केस में क्या हुआ कि वो फैमिली जो इंसान था वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, एडिक्शन में था। तो उसका एक किस्सा था कि वन टाइम उसने क्या किया कि उसकी फैमिली उसको छोड़ जाती है घर पे, और उसकी एक बच्ची है छोटी 1-1.5 साल की, उसके हवाले से छोड़ जाती है। अब फैमिली ने सोचा है कि भैया वो अभी कोई नशा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, और ठीक है पहले कर रहा था। बट जैसे ही उसको मौका मिलता है, घर वाले उसकी वाइफ और उसकी मदर जो है मार्केट चले गए, और उसको मौका मिल गया और उसने ड्रग्स ले ली और बच्चे को सुला के गए थे। और जैसे ही मतलब वो बच्चा थोड़ी देर बाद उठा तो अल्टीमेटली उसने तो ड्रग्स ले लिए, तो वो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसमें वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो इतने में क्या ना बच्ची उठ गई। अब वो सामने बैठ के देख रहा है बट कर कुछ नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ कि बच्ची बैठ के नीचे गिर गई। तो 1.5 साल की बच्ची, हाँ 1.5 साल की बच्ची, और बच्ची बेड से नीचे गिर गई, और वो फादर सामने देख रहा है बट वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या हुआ कि अब जब उतनी देर में वो रो रही है, नीचे पड़ी रही, और वो अपना वहीं पे बैठा हुआ है, और फैमिली जब बाहर आई, बाद में अब घर आई 1-1.5 घंटे के बाद,
तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो उस बच्चे के मतलब कान से खून आ रहा था, फिर हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि उसके कान का पर्दा जो है फट गया है। तो अब वो फादर को वो रियलाइज हो रहा है, बेशक उसने ड्रग्स ली थी, वो सारी चीज़ें उसने अपनी आंखों से देखी, बट वो नशे में था तो वो कुछ कर नहीं पाया। आपको पता है कि जो ये हेरोइन या ऐसे ड्रग्स हैं इसमें ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो अब जब उसको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया था तो वहाँ पे वो वही बात को लेकर वो किसी से बात नहीं करता था, बिल्कुल मतलब चुपचाप रहना, और इवन उसको कुछ भी बोलो मतलब नो रिस्पॉन्स, ओके ओके हाँ जी करके उसने मतलब गर्दन हिलानी, हाँ जी। मैंने 1-1.5 महीना कोशिश की उससे बात करने की, मैं भी नया था तो मैंने कोशिश की जैसे तैसे मतलब उससे बात करनी। वो 1-1.5 महीना उसने मुझे मतलब बिल्कुल भी मतलब इग्नोर ही करता रहा, और उसने मतलब ऊपर ऊपर से बातें बतानी इधर की। करीब 2 महीने के आसपास जब मैं एफर्ट लगाने के बाद फिर धीरे धीरे वो बातें चली, तो लगभग 3-3.5 महीने के गैप के बाद मेरे पास उसने ये सारी इंसिडेंट्स सुनाया, तो वो बहुत फूट फूट के रोया, और उसने मतलब बड़ी अच्छी बातें मेरे बारे में भी करी, और ये ऐसा मैंने हुआ है, मैंने पहली बार लाइफ में किसी को बताया। तो मैं थोड़ा अटैच हो गया उस दौरान उससे, और उसने मुझे बोला कि हाँ मैं जाऊँगा अब सर, कुछ नहीं करूँगा, अच्छा रहूँगा। और वो वहाँ से रिलीव हुआ, घर गया, 10-15 दिन अच्छा रहा। और जबकि मैंने उसको बताया था कि हमें कब बात करनी है, सारी चीज़ें थी, कॉल करना है, उसने कोई 3-4 दिन रूल फॉलो किया, उसके बाद कोई जो है रूल फॉलो नहीं किया। तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। वहाँ पे शक हो गया मुझे, और वो वही बात हुई। तो जब वो कोलैप्स होके दोबारा से वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में आया, तो मतलब मुझे भी मतलब वो मेरे लिए 2 दिन बड़े परेशानी वाले थे। मुझे लगे कि कहाँ कमी रह गई, और इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है, और ऐसी सिचुएशंस के बाद भी कब झूठ बोल सकता है। तो ड्रग्स एक मतलब जो ड्रग्स के नशे में है वो बड़ी प्रॉब्लम में है एक्चुअली। तो मतलब जैसे हम ड्रग्स की बात की, और या फिर जो लोग इनका साइकोलॉजिकल कैसे डिफरेंस आता है, मतलब या कौन से ऐसा बिहेवियर चेंज होता है कि हम जज कर सकते हैं कि यार ये पेरेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई रिलेशन में हैं, या किसी का भी मालूम मेरे माता पिता का चेंज हो रहा है, मेरे अंकल आंटी का चेंज हो रहा है, मेरे दोस्तों का चेंज हो रहा है, तो वो कैसे मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज पता कर सकता हूँ कि यार नहीं समथिंग ठीक, अलग है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो ड्रग्स के केसेस में क्या है, देखिए कोई भी जो नशा इंसान शुरू करता है वो मज़े में करता है, और कब वो उसका मज़ा उसके लिए सज़ा बन जाता है, उसकी फैमिली के लिए सज़ा बन जाता है, और कब वो उसकी पूरी लाइफ को ख़राब कर देता है उसको समझ नहीं आती है। इवन जब उसको समझ आती है तो वो उसमें इतना डूब चुका होता है कि बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब विड्रॉल आएंगे, अगर इन केस उसको ड्रग्स मौके पे नहीं मिली तो उसको विड्रॉल्स आएंगे, बहुत उसकी बुरी हालत हो जाएगी। इवन दीवारों को खरोच तक देते हैं लोग, ऐसे भी मैंने देखे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए पेरेंट्स, अब आपके बच्चा 6-7 स्टैंडर्ड तक पहुंचा है, तो पेरेंट्स के लिए एक बात यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा बच्चे के साथ जो है हेल्दी रिलेशन बना के रखें और ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि इसके कुछ सिम्टम हैं। जैसे आप टाइम देखिए, सबसे पहली तो बात टाइम, कि अगर आपका बच्चा सुबह चला गया, स्कूल चला गया है, दिन में स्कूल में है, और आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है। लेकिन ड्रग्स का पैटर्न, जैसे अगर वो इन्वॉल्व होगा, किसी भी नशे में इन्वॉल्व होगा, तो धीरे धीरे उसकी नशे की डिपेंडेंसी उसकी बढ़ेगी। मतलब वो मान लीजिए कोई इंसान है कि वो नशे की 1 डोज एक टाइम में लेता है, तो धीरे धीरे जब वो नशा करने लगेगा तो बॉडी और डिमांड करेगी, तो वो 2 टाइम के लिए करेगा, 3 टाइम के लिए। तो आपका बच्चा शाम के टाइम तो बाहर नहीं निकल रहा, अगर निकल रहा है तो आप भी साथ निकलो, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालो। जहाँ इतना पैसा हम बच्चों के लिए खर्च रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ आउटिंग कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व रहिए, उन पे नज़र बना के रखनी है, उन पे नज़र बनाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि उसको बिल्कुल इंटेरोगेट करो और बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। मतलब उन पे नज़र रखिए कि बच्चा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, अब वो चुपचाप से नहीं है, अगर बाहर से आता है तो फटाफट से हाथ मुंह धो रहा है और चुपचाप से बैठ रहा है, या आपको उसके बिहेवियर में हल्का सा भी चेंज लगेगा तो, और स्पेशली मदर्स के लिए, तो मदर तो अपने बच्चों को ऐसे ही मतलब देखते ही समझ आती है कि थोड़ा सा अगर एक पैसा भी ऊपर नीचे हुआ तो मदर के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई टफ काम है। तो मदर तो अच्छे से समझ सकती हैं कि वो अगर बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इस तरह से मतलब उसके लिए पता लगा सकते हैं। बाकी ये एक बड़ा इशू है, हम कभी इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। आजकल एक और हम देख रहे हैं, लोनलीनेस एक चीज़ है, अकेला बनना। ये कितना कि अच्छा और कितना कि बुरा है। लोनलीनेस का देखिए, लोनलीनेस हिंदी का जैसे बहुत है, लोनलीनेस अच्छा कि एकांत, अगर उसको लेके चलें।
हाँ देखिए, अब दोनों में अब लोनलीनेस जो शब्द यूज कर रहे हैं वो अपने आप में भी एक ना दुख से जैसा बता रहा है ना। जब एकांत की बात कर रहे हैं तो कहीं से ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशनल बात हो रही है। दोनों शब्दों में देखो, शब्दों की ही उसमें तो दोनों में कितना फर्क है। तो देखिए, एकांत में अगर आप प्रॉब्लम में हैं, मेंटली आप स्ट्रेस में है। देखिए, स्ट्रेस में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्यूअर्स को भी पता लगे सारी बातें। तो अगर आप 10 से 15 दिन में किसी प्रॉब्लम आपके फैमिली में चल रही है, घर में चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही है, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, उसका रिजल्ट क्या होगा आपके दिमाग पे और शरीर पे क्या हो रहा होगा कि आप मतलब बेचैनी सी, घबराहट सी, उसके अच्छा सा खाने का मन नहीं कर रहा होगा, नींद अच्छी नहीं आ रही होगी, ठीक है, किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा होगा। अब ये चीज़ें अगर मान लीजिए 10 दिन 15 दिन अगर इससे ज़्यादा समय तक चलती रहीं, तो फिर आप समझिए कि आपको स्ट्रेस जो है हो रही है, ये स्ट्रेस वाले सिम्टम जो है आपके यहाँ बन गए हैं और अब आपको जो है कंसल्ट करने की ज़रूरत है किसी के साथ, है ना। तो किसी के साथ ये कोई आपका अपना भी हो सकता है, बट वहाँ पे रिस्क ये रहता है कि आपकी अगर प्राइवेसी वाली कोई बात हो, पर्सनल बात हुई, अगर वो लीक होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। तो इस जगह पे आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो जी, इसको लॉनलीनेस को एकांत में कैसे बदला जा सकता है, मतलब इसको इंजॉयफुल वे कैसे उस चीज़ को किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है? जहाँ देखिए, अभी हमने जो बात करी एक ही शब्द पे लोनलीनेस वाली बात करी, क्योंकि लोनलीनेस का कारण आपका, अगर जो हमने डिस्कस किया है, अगर आप परेशानी की वजह से लोनलीनेस में हैं तो फिर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उस परेशानी में अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, मैंने बोला कि अभी हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम किन कारणों की वजह से हो रही है, कारण तो हमें पता है, पर प्रॉब्लम हम दिमागी कोई भी प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम मानते ही नहीं है हम स्ट्रेस को। लेकिन जहाँ पे बहुत चीज़ें खराब हो, आप आज हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में जाइए तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे साइकेट्री में ओपीडी तो 200 आसपास जाती है, 200 के आसपास जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं जो मेंटली जहाँ पे अपसेट हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, और वो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, जो मतलब अब हमारे जैसे सामान्य से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, जिनको जो दवाइयों पे आने वाले हैं, जो अगले 2-3 साल तक दवाइयाँ खाने वाले हैं, वो लोग हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, मेरे आपके जैसे लोग जो घर में बैठे हैं, परेशानियां सबकी ज़िंदगी में, मेरी में भी है, तो मुझे भी परेशानी होती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भी सफ़र करना पड़ता है। बट क्या है, एकांत वाली बात जहाँ से आप कर रहे हैं कि अगर हम उसको मेडिटेशन के वे में लेते हैं, एकांत में बैठ के हम थोड़ा सा आत्मसात करते हैं, अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, या उस चीज़ को या उस प्रॉब्लम को माफ़ करने की या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉजिटिव वे में जाएगा, वो एकांत आपका मेडिटेशनल वे में जाएगा। लेकिन अगर एकांत आप प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम को फेस ना करें, इस वजह से आप चुपचाप से अंदर बैठे हुए हैं कि वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी, दैट मीन्स वो आपके लिए हार्मफुल है, वो डिप्रेशन की ओर आपको ले जाएगी। एक वर्ड है जिसमें मान लीजिए दुख है और एक क्रोध है, तो ये दोनों एक साथ, जैसे मान लीजिए कि कई बार हो गया था कि डिप्रेशन में चल जाते हैं या दुख में चल जाते हैं हम, यार वो गलत हो गया, यार ऐसा किया हमने, और एकदम से क्रोध की जो सिचुएशन है वो एकदम से आ गया यार कि यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए मेरे लिए क्रोध 10% होगा, किसी के लिए 20 होगा, किसी के लिए 0 होगा, तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल बैक? देखिए, जहाँ हम क्रोध की बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, एग्रेशन की बात कर रहे हैं, आप अभी जब आपने शुरुआत में भी कहा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में ही कुछ घटनाएं, पीछे अप्रिय घटनाएं हुई जहाँ पे बच्चों ने अपने माँ बाप को जान से मार दिया, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर। वो सिर्फ थोड़ा सा, हालांकि देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता है, बट क्या है, क्रोध को एक प्रॉब्लम लेंगे हम, है ना, एग्रेशन को और एंगर को हम एक इशू लेंगे, वो प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को जितनी जल्दी समझा जाएगा और ठीक किया जाएगा, वो उतनी जल्दी ठीक होगी। लेकिन हम तो इसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे हैं बस इसको गुस्सा आता है और ये बस चीखता है, चिल्लाता है, बस हमारा बच्चा ठीक है। बट ये क्या ना, कभी इसने दीवार पे फोन मार दिया था, पीछे कुछ तोड़ दिया था, हम उस चीज़ को उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी हो सकता है वो दीवार पे मारा है उसने,
कल को वही चीज हो सकता है किसी इंसान पे मार दे, किसी अपने पे मार देगा, और अब उसने भी नहीं सोचा होगा क्योंकि वो गुस्से में, उसका भी सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी नहीं पता चल रहा है। अब जब उसका गुस्सा शांत होगा तो उसको लगेगा कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया, लेकिन वो चीजें हो जाती हैं, इसको समझना पड़ेगा। हाँ, आप दूसरी बात दुख की बात कर रहे थे, तो दुख देखिए, अब यहाँ पे उस क्रोध का ही दुख, इसी को अटैच करते हैं साथ में बात को, कि इसी क्रोध की वजह से, एक एग्रेशन की वजह से क्या हुआ कि हमने अपने फैमिली मेंबर को हार्म कर दिया, एक लेवल पे हार्म कर दिया, वो ठीक है। अगर वो जान से ही हाथ धो बैठता है तो क्या इस बात का उस इंसान को दुख नहीं होगा? पूरी उम्र रहेगा। लेकिन क्या है कि हमने इन सारी चीज़, मैंने आपको पहले भी जोर देके यही बोल रहा हूँ सभी व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं, हमें ये जो शब्द हम यूज़ करते हैं हमने डेली लाइफ में, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, इन शब्दों को हमें समझना पड़ेगा, सच में ये फ़र्क लाते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर समय रहते, अगर इनको हम समझ जाएंगे, तो आप हल्की से अपनी दिनचर्या में चेंज लाएंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन इसको हम डिले करते रहे और इसको हम इग्नोर करते रहे। मैक्सिमम फैमिलीज क्या कर रही हैं? इग्नोर कर रही हैं, ठीक है। और उस इग्नोरेंस का रिजल्ट क्या होता है? हमें लगता है कि, और इग्नोरेंस की एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग में या हर किसी के दिमाग में एक ही बात होती है, जब हमारे फैमिली में कोई गड़बड़ हो रही है तो हम इस बात को लेकर पर्दा डाल दे, इसलिए पर्दा डाल देते हैं कि लोगों को ना पता लगे, पड़ोसियों को ना पता लगे, आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, इस वजह से हम रुकते रहते हैं। और यही एक बेसिक कारण है जो हमारे दुख, क्रोध, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यू है, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। और फिर जब हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है या हमारा पेशेंट इतना उस लेवल तक आ जाता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, उनको लाइफ लॉन्ग जो है मेडिसिन पे जाना पड़े, तो तब हम घर से निकलते हैं। तो लोग तो तब भी कुछ कहेंगे, इसीलिए समय रहते आप अपनी फैमिली का खुद ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप इमीडिएटली कंसर्न कर सकते हैं। आज तो गूगल फोन, आपके पास फ़ोन है, उस पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप अपने आप से ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, वो रेमेडी ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब पहले जॉइंट फैमिली थी तो किससे ऐसे कम थे? अब न्यूक्लियर फैमिली, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, तो किससे ज़्यादा हैं? या फिर माता पिता दोनों ही जॉब कर रहे हैं, या सोसाइटी में वो कल्चर है? तो क्या लगता है आपको कि जॉइंट फैमिली थी तब थोड़े किस्से कम थे, ऐसा कुछ था, या फैमिली पैटर्न कुछ बदला है? तो उससे मुझे आपके ना सवाल से एक बात याद आ गई। मैंने 2012 में जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पे एक सर्वे और रिसर्च में काम किया था। तो न्यूक्लियर फैमिली का एक अपना सिस्टम है और जॉइंट फैमिली का, हमारा हिमाचल की हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे जो नेचर है जॉइंट फैमिली वाला ही रहा। अब जॉइंट फैमिली में क्या है ना, हर तरह के, अब घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उनका हर एक का नेचर अलग अलग होगा, पर्सनैलिटी अलग अलग होगी। कोई गुस्से वाला भी होगा, कोई शांत रहने वाला भी होगा, कोई हाँ खुश मिजाज होगा, कोई समझने वाला भी होगा, कोई समझाने वाला भी। तो हर तरह की वैरायटी के लोग घर में बैठे हैं, ठीक है। अब एक बच्चा है घर में, उसको हर तरह की वैरायटी ऑफ इमोशंस मिल रहे हैं, उसको वैरायटी ऑफ लर्निंग मिल रही है, हर तरह के इंसान वो देख रहा है। अब वो उस बच्चे को मान लीजिए प्रॉब्लम आ जाती है, उस बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उस इंसान के पास पहुंच जाएगा जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जिसके पास होगा, है ना, क्योंकि कनेक्टेड अगर सभी क्या। अब एक्चुअली किसी, मान लीजिए अब यहाँ पे जो एग्रेसिव पर्सन है, ठीक है, अब बच्चे की किसी के साथ लड़ाई होगी तो दिमाग यही कहेगा उससे बात करते हैं, वो मेरी हेल्प करेगा, वो लड़ाई में शामिल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो ऐसे इंसान के साथ तो नहीं करेगा कि बिल्कुल शांत है भाई, बेटा कुछ नहीं है तुम्हारी गलती। तो ये चीज़ है, तो माइंड हमारा बहुत शार्प है, हमें अपने माइंड को समझना पड़ता है, ये बहुत शार्प है, ये ढूंढ लेता है जिन लोगों की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, सभी को ये एक हमारी तरफ से छोटी सी टास्क भी हो जाएगी कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आप एक चीज़ देख लिए, आपका दिमाग बताता होगा आपको कि आपको किससे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका भरोसेमंद जो भी होगा उससे आप बात करते हैं। इन केस कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, और जहाँ पे आज की डेट में देखिए बातों को बचा पाना ना बहुत मुश्किल हो गया है, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली पे हम आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली जो है वहाँ पे उसकी अपनी दिक्कतें हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी अब न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, घर में अगर एक माता पिता है और दो बच्चे या एक बच्चा, मैक्सिमम तो ऐसा ही है। अब माता पिता में भी पिता कहीं और वर्किंग चला गया और वो बच्चा और माँ जो है अलग जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो अगर इकट्ठे भी रह रहे हो तो क्या, शाम को मिलते हैं, थोड़ी सी देर के लिए मिलते हैं, और आज की डेट में अब पिताजी ने अपना फ़ोन चला लिया है,
माताजी ने अपना फोन चला लिया है, बच्चे के लिए फोन या टीवी देख रहा है, ठीक है। बात करने का किसी के पास समय ही नहीं है। अगर इन केस बीच में कोई बात की बात आ भी जाती है तो वहां वो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हम जोर से बोल देंगे और फिर सारे काम में अपने मस्त है। तो ज्वाइंट फैमिली, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है, अब तो बिल्कुल सिंगल है, फैमिली ही नहीं है, बट एक घर में रहने वाले 3-4 लोग जरूर हैं। तो उसका एक इफेक्ट है ज्वाइंट फैमिली। और इससे अभी जो हमारा सिस्टम है, इसमें हमारे समाज में बहुत फर्क आया है। आज अगर आप देखें कि आपके हम गांव से आते हैं तो हमारे गांव में कितने लोग, कितने बच्चे नशे में हैं या नशा कर रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है। अब कौन हाँ, नशा करता है? पहली बात ये होगी। दूसरी बात, मेरे घर का या मेरा बच्चा जो है नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा है भैया, ठीक है। वो पड़ोसियों को देखो, उनका तो बुरा हाल है, मेरे वाला तो बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। पड़ोसी जब ये बात सुनते हैं तो वो हंस रहे हैं, बोलते तुम्हारा वाला तो इनका बॉस है ना। तो अब सब क्या 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 कर रहे हैं कि हमारा जो सोशल सिस्टम है वो सारा कोलैप्स हो चुका है। अगर कोई किसी को बता भी देता, एक इंसिडेंट हुआ कि एक ऐसे ही किसी ने समाज सेवा के चक्कर में बोल दिया किसी को, जाके दूसरी फैमिली को, कि आपका बच्चा ना, वो मैंने वहाँ पे कुछ नशा करते हुए देखा। तो वो तो उल्टा उनकी फैमिली उनसे ही लड़ाई करने लग पड़ी, तो उनको बहुत बुरा भला कहा। तो ऐसे क्या हुआ, अब इससे मैसेज क्या जा रहा है कि भैया तुम अपना अपना देखो। हम समाज में हैं, गांव में, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमें लग रहा है कि पड़ोसियों के कर रहे हैं, भैया हमारे नहीं करेंगे। या फिर है अभी है कि आप कौन है? हाँ, वो तो बात है, वो अपनी लाइफ है, वो सारी बातें, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर वीक है ना। जब आपको कोई इंसान आके बता रहा है तो अगर आप उसको ही दोषी ठहरा देंगे तो कौन बताएगा, क्यों बताएगा, कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा अच्छा बता के। और जब हम ये सोच के, और हमारी सोच है देखो पड़ोसियों का कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा है, तो भैया बहुत दिन दूर नहीं है। आज देखिए, अगर 10 लोग हैं, 10 में से 9 एक रास्ते पे चले हैं, तो आप अकेले कितने दिन चल पाएंगे? अल्टीमेटली आपको वो रास्ता चुनना ही पड़ेगा जो बाकी के लोग चुन रहे हैं। तो ये एक रीजन है। तो दोनों फैमिलीज में ये वर्क आ गए और इसमें हमारा सामाजिक जो ताना बाना ना सब हिल गया है। और जैसा हम जिस परिप्रेक्ष्य में हैं हिमाचल जैसी जगह पे, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं थी, बट पिछले 2-3 साल का आप डाटा निकाल के देखना, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। 10 रुपए अगर माता पिता ने बच्चे को नहीं दिए, इसके चक्कर में बच्चे ने माता पिता ये किसी को धक्का दे दिया, ठीक है, कोई गिर गया, किसी ने किसी को चाकू मार दिया। ऐसी खबरें हमें देखने को मिल रही है कि 6 साल के बच्चे ने छलांग लगा दी, ठीक है, उसको कुछ पैसे नहीं मिले, उसको फ़ोन नहीं चलाने दिया। ऐसी खबरें हम आए दिन सभी पढ़ रहे हैं फोन्स में, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहा है कोई भी कि ये क्यों हो रहा है। रीजन नहीं जानता, ये रीजन कोई भी नहीं जानना चाह रहा है। सभी ये सोचने में लगे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे रहे हैं, अच्छी परवरिश दे रहे हैं, और वो जो है वो ठीक रहेगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी सर, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास कोई आता है तो प्रोसेस क्या रहता है? मतलब कैसे कोई आता है आपके पास, या आप क्या नहीं देखते हैं उस व्यक्ति की, वो किस तरह का एक काउंसलर कैसे एक सामने? देखिए, एक्चुअली क्या है, जितनी भी हमने बातें करी, तो अगर आपको साइकोलॉजिकल किसी भी तरह की आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि सिम्टम है, आपको ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आ रही है, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ये लोग आपको बोल रहे हैं, फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं, सब बता रहे हैं कि आप ऐसे हो गए हो, आप ऐसे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मतलब हर चीज़ के प्रति आपका नेगेटिव ही व्यू जा रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वो दिमाग पे आपके जो है नेगेटिव असर डाल रही है, और धीरे धीरे आपको उसकी वजह से फिजिकल इश्यूज भी आएंगे, वो भी प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो दिक्कत है। तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरी आप क्या साथ में बोल रहे थे कि कैसे कोई व्यक्ति आप देखते हैं जब आपके पास कोई भी आता है, तो क्या चीज़ आप देखते हैं उसके सामने वाला? क्या चीज़ देखते हैं? मैक्सिमम देखिए, जनरली जब हमें बड़ा दुख होता है, मुझे ये बात कहते हैं कि जो इंसान जस्ट 2-3 सिटिंग्स में, हमारा प्रोसेस कैसे रहता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को काउंसलिंग का, बहुत सारे लोगों को इसका प्रोसेस ही नहीं पता है, प्रोसेस नहीं पता है। तो काउंसलिंग का प्रॉपर प्रोसेस क्या है कि हमारा एक सेशन होता है 40 से 50 मिनट के बीच में, हम एक सेशन लेते हैं जहाँ पे मैं बैठूंगा या काउंसलर बैठेगा, कोई भी होगा, और जो सामने जो हमारा क्लाइंट है, जो जिसको इशू है, और उसकी फैमिली। तो हम सबसे बात करते हैं
जो इशू जिसको है, प्रॉब्लम जिसको है, क्लाइंट जो है वो उसके साथ भी बात करेंगे, फैमिली के साथ भी बात करेंगे, और जो उनके बीच में अगर गड़बड़ चल रही है उन सबको एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं। और जब वो एक पॉइंट पे आते हैं तो क्या होता है, हमारा एक फैमिली के जैसा रिलेशन बन जाता है। जब हमारे पास, मेरा स्पेशली मेरा काम करने का ये तरीका है कि मैं मेरे पास जो भी फैमिलीज आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बच्चों को, तो मैं उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर बन के काम करता हूँ, और उसमें काम करना भी ईजी होता है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और जब फैमिली समझ के हम काम करेंगे तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी फैमिली के लिए अच्छा नहीं करेगा या अच्छा नहीं सोचेगा। तो एक तो ये हो गया कि सेशन इतनी देर का चलता है, और ये कोशिश होती है कि स्टार्टिंग में हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, 15 दिन में एक बार मिलते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं और फिर हम जाके वो उसको टाइम जो है कम होता चला जाता है। एक्टिविटीज भी रहती हैं सामने वाले के लिए। हाँ, इसमें एक्टिविटीज़ रहती हैं, टास्क रहती हैं, घर के लिए कुछ प्लान होता है कैसे काम करना है आपको एक हफ्ते भर के लिए, इसलिए कि आज देखिए ये एक रिचार्ज की तरह हो गया। जैसे आज हमने बात करी है, हफ्ते भर की हमने डिस्कशन कर ली है, पिछले हफ्ते जो भी बीता था, अगले पूरे हफ्ते के लिए हमने प्लान कर लिया है, फैमिली के साथ प्लान कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक्चुअली जब हम मेंटली अपसेट होते हैं, दिमागी तौर पर थोड़ा प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो शब्दों का बड़ा हेर फेर है, शब्दों का बहुत हेर फेर है। अब कोई इंसान नशे में जा रहा है, ठीक है, उसको नशे की लत लग गई, ठीक है, अब वो फैमिली में गया, फैमिली को पता है कि वो नशा कर रहा है, अब फैमिली उसको क्या बोलेगी, अच्छी अच्छी बातें बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्या बोलेगी? तुम तो नशा कर रहे हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, बैठे हो, घटिया हो, ऐसे हो। तो वो क्या है, वो उस इंसान के लिए खाद पानी है, वो जो उसकी आदत है, हैबिट है ना, वो उसको और बढ़ा रही। मतलब आप अपनी तरफ से उसको सुना बुझा के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस शब्दावली का आप प्रयोग कर रहे हो, जो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, उससे क्या है, वो जो जिस गड्ढे में गिरा हुआ है और गहराई में जा रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का या फैमिली के साथ जो काउंसलिंग सेशन होता है, उसमें फैमिली को ये सिखाया जाता है कि आपने क्या ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, और किस तरह की शब्दावली आपने यूज करनी है, ताकि उसको एक जो प्रॉब्लम है उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि जहाँ पे उसके अंदर पॉजिटिव चीजें आए, पॉजिटिव सोच आए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का जज्बा हो। तो वो धीरे धीरे तब जाके कहीं हीलिंग का प्रोसेस जो शुरू होता है और हमें कामयाबी मिलना शुरू होती है। सर, आपने हीलिंग की बात की, क्या कोई व्यक्ति खुद भी हील कर सकता है अपने आप को? बिल्कुल हील कर सकता है। देखिए, हीलिंग का प्रोसेस आपको देखो जनरली बड़े मजाक में मैं पूछ लेता हूँ कि हमें सबको पता है, यही एक चीज़ जरूर पता है, जब से पिछले कुछ सालों से योगा के प्रति जो है, योग के प्रति देश में जागरूकता आई है, तो तब से क्या है कि हम सबको पता है कि योग और मेडिटेशन दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें जो है हमारे जो एकाग्रता होती है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाते हैं, मेमोरी को अच्छा करेंगे, हमें शांत रखेंगे, और हम सिचुएशंस पे या अपने माइंड पे कंट्रोल जो है काफ़ी हद तक कर सकते हैं, सबको पता है। लेकिन अब हम योग कब कर रहे हैं? 21 जून को कर रहे हैं, 21 जून को, है ना। तो हम योग कर रहे हैं जब इंटरनेशनल योगा डे हो गया। हम मेडिटेशन कब कर रहे हैं? बड़ा कम कर रहे हैं, जब हमें लगा कि प्रॉब्लम बहुत हो गई। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो गई है, तब तुम मेडिटेशन शुरू हो गए करोगे तो वो चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करेंगी। तो हीलिंग आपकी हो सकती है, आप प्रतिदिन योग मेडिटेशन को चुनिए, थोड़ा सा सैर करिए, और कुछ समय, ये एक चीज़ एडवांस है, अगर आप वो बाकी चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं तो कुछ समय 5 से 10 मिनट अपने आप के लिए निकालिए। आप अकेले बैठिए और सोचिए आज आपने दिन भर में क्या किया, दिन भर आपकी एक्टिविटी क्या रही, और कोशिश करिए उसमें से आपकी क्या कमी रही, जो आपने अगर किसी को कुछ बुरा भला बोला या कुछ आपने गलत किया, तो उस अपनी कमी को जानिए, पहचानिए, और अगली बार ऐसा ना करें, उसको दूर करने का एक अपने मन में ठान लीजिए। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि चीज़ें जो हैं, फाइल्स जो है टाइम पे जो है सॉल्व होती जाएंगी और हल होती जाएंगी, साइन होती जाएंगी। तो हम मेंटली जो है अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और अपने आप से ही हील कर लेंगे। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और कहीं भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ होती है कि सर कई बार व्यक्ति ऐसे होता है कि मिलना ही नहीं चाहता, मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा ही रहने दो, राइट। तो उस सिचुएशन में कैसे कोई हल किया? मेरे को प्रॉब्लम पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं कुछ भी कि मैं मिलना चाहिए, कि मैं इस बीमारी में हूँ भी या नहीं, मेंटली मेरे को कुछ है भी है कि नहीं है। क्योंकि पूरे दिन में किसी एक वक्त में मेरे को कुछ होता है और बाकी ठीक हो, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, वो पता ही नहीं हो।
मैं ठीक ही नहीं करवाना चाहता हूँ। देखिए ना मिलने वाली बात, एक्चुअली मैंने आपको यही बताया कि जब पूरे समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि साइकियाट्रिस्ट काउंसलर के पास जो लोग जाएंगे वो तो पागल है। जब आपके आसपास समाज में इवन पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही शब्दों को यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि अच्छा मैं तो वहाँ हॉस्पिटल गया था, साइकियाट्री वार्ड के बाद ना बहुत सारे लोग थे, है ना, वो सारे पागल हैं, है ना, इस तरह के शब्दों को यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखिए मेंटली अगर हम अपसेट हैं, अगर उसको टाइम से अगर हील नहीं करेंगे, मान लीजिए इसकी जगह एक एग्जांपल लेते हैं, हम सवाल से थोड़ा दूर चले गए, बट एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बुखार हो गया, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, आपने टाइम से मेडिसिन नहीं ली, कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, ठीक है, कोई प्रिकॉशन नहीं ली, तो क्या वो पूरे चांसेस है वो ठीक हो जाएगा अपने आप से? कुछ चांसेस होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, उसमें से जो हो गया, अगर वहाँ से भी नहीं हुआ क्या होगा? आपने 5-7 दिन उसको रहने दिया तो क्या फिर वो बढ़ जाएगी? आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है, इवन और बुरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि इग्नोरेंस की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। लेकिन जब हम मेंटली जो है अनहेल्दी जो प्रोसेस हैं, जहाँ पे हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, या हम स्ट्रेस डिप्रेशन शब्द जरूर सीख गए हैं, लेकिन उनके लिए प्रिकॉशन लेना और उनके लिए मतलब उनको प्रिवेंट करना, ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कहाँ से हीलिंग होगी? तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आपको क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? फिर आपको पूरी लाइफ के लिए जो है मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, इवन आप नॉर्मल जैसा फिर बाकी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जैसा फिर वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरा आप बता रहे थे कुछ, हमने जो मिस कर दिया पार्ट। सर ये पूछना चाह रहा था मैं कि हेल्प नहीं लेना चाहते जी। हेल्प लेने, हाँ, दूसरी यही चीज़ है कि बहुत सारे लोग हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स क्या बच्चों की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, इवन बड़ों की ले रहे हैं। अब जो स्कूल जाने वाला बच्चा, तो उसकी पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं होंगी, उसके बिहेवियर से रिलेटेड समस्याएं होंगी। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाला हो गया, तब उसको स्ट्रेस हो रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या करेगा, ये इवन ड्रग्स में चला गया तो उसकी समस्या होगी। तो पेरेंट्स समस्या लेके आ रहे हैं। अब पेरेंट्स से हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चे को लेकर आओ, उनसे सर वो आना नहीं चाह रहा है, वो आना नहीं चाहता, तो ऐसा ये प्रॉब्लम है, हमें बता रहा हूँ। हाँ, हमें बता दो आप, हम कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स की भी अपनी इशू है, लोग नहीं आना चाहते। तो इसके लिए देखिए आज की डेट में आप ऑनलाइन शुरू कर दीजिए। आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको नियर बाई अच्छा लगता है, ठीक है। आप उस थोड़ा सा सर्च करिए कि कहाँ अच्छा मिल सकती है, कहाँ अच्छे सर्विसेज हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आइए, कहीं भी आपको अपने फैमिली मेम्बर को ठीक करना है भैया, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अपने नियर एंड डियर में ढूंढिए, तो और जाइए, बात करिए, ऑनलाइन सेशन बुक करिए, 1-2 बार कोशिश करिए। आप खुद 1-2 सेशन लेंगे तो आपको ही वो ट्रेनिंग दीजिए। पेरेंट्स को भी हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि फिर घर में माहौल कैसे बदलना है। मैंने पहले भी बात की कि शब्दों का हेर फेर है, वो शब्द कैसे बदलने हैं, किन शब्दों को यूज़ करना है। तो घर में ही थोड़ी थोड़ी हीलिंग शुरू हो जाएगी, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, 1-2 महीने के बाद वो बच्चा जो है अच्छे चांसेस होते हैं कि वो हमारे पास आ जाएगा, और वो धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। फिर आपको लगता है कि हिमाचल जैसी जगह पे लोग शर्माते हैं या डरते हैं? शर्माते हैं, ये तो है, डरने वाली बात डरते हैं मतलब? हाँ, बताने से जरूर डरते हैं। एक्चुअली हम हिमाचल का हम भी जैसे फील करते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमारा जो नेचर है ना, थोड़ा शाई नेचर है, हमें जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या होता है ना, सामने वाला, मान लीजिए मैं और आप यहाँ हिमाचल में, अब हम किसी बड़े शहर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे लाइफ बहुत टफ है, सर्वाइव करना टफ है। तो जब टफ जहाँ पे होगा सर्वाइव करना, तो वहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ें चली रहती हैं। अब हम चले जाएंगे, हम यहाँ के हिसाब से चले जाएंगे, बड़ा चीज़ों को इजी लेंगे, तो क्या होगा कि हमें जल्दी लोग जो है हमारा फ़ायदा उठा लेंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, या हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा हमारा शाई नेचर जरूर रहता है। बट हाँ, दूसरी चीज़ है, हम एक्सप्रेसिव कम है, हम जल्दी से चीज़ें नहीं बताना चाहते। हमें पता है कि प्रॉब्लम है, तो हम उसको अपने लेवल पे ही ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। जनरली एटीट्यूड यही होना चाहिए कि हम अपने लेवल पे स्टार्ट करते हैं। इंसान यही करता है कि अपने लेवल पे मैनेज कर लेगा। बट अगर इनिशियल फेस में ही हम दूसरों की हेल्प ले लें, अपने परिवार की या किसी दोस्त की, तो चीज़ें जल्दी ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर आप गड़बड़ में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपका माइंड अपसेट हुआ पड़ा है, आपको गुस्सा है, इरिटेट हुए पड़े हैं, तो आप एक अच्छा हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं क्या?
बिल्कुल नहीं ले सकते। तो हमारे लोगों में थोड़ा सा एक्सप्रेशन की और साइनेस की थोड़ी सी बात तो रहती है, लेकिन अभी जो नई जनरेशन है वो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। बट जो हमारा माहौल, जो इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें हैं, गांव से लोग निकल के एकदम से शहर में आ रहे हैं, बच्चे शहरों में आ रहे हैं, और वहाँ पे वो देख के, मान लीजिए अब यहाँ कोई इंटीरियर से धर्मशाला में आ जाता है, कॉलेज में आता है या कहीं और इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, वो यहाँ का माहौल देखता है, चेंज देखता है, तो उसके उसके दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, व्यवहार में चेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो अभी तो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, बट हाँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को अभी भी हम बिल्कुल एक हाशिए पे रख के चले हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर, आपको लगता है कि सोशल मीडिया से मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज की डेट में देखिए, हम पूरा दिन फ़ोन चलाते हैं, उसमें हम फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत टाइम उसको स्क्रॉल करे जा रहे हैं। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कभी आपकी ड्रेसिंग के लिए, कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी खबरें हैं जो वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, अच्छी बुरी। और उसमें एक्चुअली हमें उनकी ज़रूरत है ही नहीं, हमारे दिमाग को उनकी ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन हम पूरा दिन में पता नहीं कितनी सारी खबरों की फीडिंग जो है अपने दिमाग को कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से, जब से हम इवन मैं भी इस चीज़ से अछूता नहीं हूँ, पिछले कुछ समय से जब हम सोशल मीडिया का प्रभाव जितना जल्दी से बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि आपका मेमोरी जो स्पैन है वो कम हुआ होगा, याददाश्त थोड़ा सा उसमें फ़र्क आया होगा, ठीक है, या आप चीज़ें भूल रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दिमाग के पास अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डाटा एक ही दिन में हम दे देते हैं, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई है और बड़ा कुछ हो गया है, ठीक है। इवन आपको मैं कोरोना काल की बात बताता हूँ। कोरोना काल के दौरान क्या हुआ कि पूरा दिन न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे क्या हुआ, हर तरफ जो है न्यूज़ फैल रही थी, डर का माहौल था, एक मतलब टेरर जैसा बन गया था हर तरफ से। अब और लोगों को लगने लगा, एक टाइम ऐसा आ गया कि अब आगे पता नहीं क्या होगा, हम सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे। तो जो एज्ड पर्सन थे उनमें इसका बहुत प्रभाव आया। उस दौरान लगभग हमारे पास जैसे एक दो केस एज पर्सन के आ रहे थे, तो उस दौरान एकदम से हाइक मिला और लोग अननेसेसरी पूरा दिन हम लोगों को ये सजेशन दे रहे थे कि आप फालतू में, आप अगर टीवी कम देखो, ये सारी चीज़ें मत सुनो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को रिलैक्स करिए, म्यूज़िक सुनिए, घर वालों के साथ बातें करिए, घर का कुछ काम बचा है वो करिए, ठीक है, जैसे भी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करिए। और मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से क्या होगा, है ना, वो पूरा दिन, अगर आप पूरा दिन डर वाली न्यूज़ सुन रहे हैं, दिन रात, मतलब आप सोच रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, नेगेटिव हर तरफ से कि ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, मर जाएंगे, इतने लोग वहाँ गिर गए। अब वीडियोस चल रही हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंसान खड़ा हो, एकदम से ऐसे पड़ गया और हिल रहा है और उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ों ने ना मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क डाला। तो क्या हुआ, एकदम से वो बहुत सारे नेगेटिव जो लोगों में नेगेटिव जो थॉट्स थे वो बड़ी जल्दी से चलने लगे, उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा। इवन बहुत सारे केसेस वहाँ पे मतलब नोटिस किए गए। तो अभी के सिनेरियो में देखिए, मेंटल हेल्थ पे इसका असर आएगा ही आएगा जब अननेसेसरी फीडिंग दिमाग को हो रही है। रोज़ के रोज़ इतनी फीडिंग हम कर रहे हैं, तो कहाँ से हमारे काम की चीज़ें याद आएंगी। इसका सीधा सा मैंने जो पहले बात करी कि कंसंट्रेशन, मेमोरी और इन सारी चीज़ों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है, हमारे रिलेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। अब वहाँ पे हम लड़ाई झगड़ा वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें, हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है। अब देखिए, अब घर में यही हो रहा है, हर फैमिली की बात कर रहा हूँ, इवन मेरे भी ऐसे ही है। अब अपने आप को साथ लेके चल रहा हूँ कि अब मैं पूरा वो सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि कहीं किसी की, अब क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है, एक दूसरे की फैमिली में देखना है ना, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें कि वहाँ देख रहे हैं, अच्छा वो झगड़ रहे हैं, वो लड़ाई हो रही है, अच्छा मेरा पूरा इंटरेस्ट बना हुआ है। इतने में मेरे फैमिली मेम्बर मुझे कोई आवाज़ लगा देता या बच्चा आवाज़ लगा देता, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, परे हो, इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, चीख पड़ेंगे, क्या है तुम्हें, है ना। तो ऐसा रिएक्शन हमारा रहता है, और जबकि उसका कोई कसूर नहीं है, आप वहाँ माहौल में खोए हुए थे। आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या वो जो आपका फैमिली मेम्बर है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे और भी सारी चीज़ें, फिजिकली और मेंटली, बहुत जगह पे जैसे न्यूज़ आ रही है कि बच्चे जो आदी हो रहे हैं उस चीज़ का, वो खाना नहीं खा रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, एक प्रॉब्लम थे कि बच्चों की, हम बच्चों को टीवी नहीं लगा के देते तो ये खाना नहीं खाते,
ये टीवी देखते देखते ही खाना खाते हैं या मोबाइल चलाएंगे तभी खाना खाएंगे, अदरवाइज ये खाना नहीं खाते हैं। अब आप देखिए कि वो बच्चा, वो टीवी ऑन है और 2 घंटे से बच्चा खाना ही खाया जा रहा है, और खाया कितना, आधी रोटी। दैट मीन्स कि उसके बिहेवियर, उसकी आदतें, उसका सिस्टम बदल रहे हैं ना, हम खराब कर रहे हैं। किसी ने तो किया है। किसी ने तो किया है ना, वो खराब कर रहे हैं। हम अब माँ बाप तो, अब वर्किंग माँ बाप है, वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना सा ही टाइम बच रहा है, घर के काम भी करने हैं। अब हमें भी घर में प्रॉब्लम हो रही है कि हम काम कब करेंगे, अगर बच्चों को देखा तो बच्चों को फ़ोन दे दिया, अब बच्चा उसमें फ़ोन देख रहा है, गेम देख रहा है। फिर उसको हैबिट हो जाती है धीरे धीरे, तो फिर हम उसको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इफ़ेक्ट है। और उसकी वजह से फैमिली में, मुझे लगता है कि जनरली आज की डेट में अगर सभी, ये भी एक पॉइंट है कि सभी अपनी फैमिली में पूरे दिन में अगर नज़र डालें हम सभी, तो 2-3 बार हमारी नोक झोंक इस सोशल मीडिया की तरफ से या फ़ोन की वजह से ही घर में छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है, आए दिन होती रहती होगी। जी। इसका सोल्यूशन सर मेडिटेशन योगा कितना सा है आपको लगता है? कि क्योंकि सुनते हैं अच्छा लगता है वर्ड, है ना, या कहीं गए थे या पहाड़ों पे या स्कूल पे कभी किया था, या फिर कुछ इवेंट है जैसे तब कर लिया, लेकिन आए दिन वो चीज़ बिहेवियर पे नहीं आ पा रही, हैबिट्स पे नहीं पा रही, तो वो क्या कुछ टिप्स आप दे सकते हैं कि व्यक्ति करे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले? देखिए, कितने गर्व की बात है कि हम उस देश में हैं, उस प्रदेश में हैं जहाँ से योग, मेडिटेशन, इन सारी चीज़, वो सारी चीज़ें निकली हैं भारत में, मतलब योग और मेडिटेशन को। लेकिन हम इस, यहाँ के लोग ही नहीं इसको फॉलो कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंट्री के लोग इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ऐसे हीलिंग। इवन आप धर्मशाला जैसे एरिया में या बड़े पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड के कुछ एरिया, लोग बाहर से मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, ऐसी जगह पे आ रहे हैं, वहाँ पे मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ही जो लोकल रह रहे हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो मेडिटेशन और योगा को हम अपनी डेली लाइफ में उतार लें तब तो बहुत अच्छी बात है। हम खुद भी कोशिश करते हैं पर वो प्रॉपरली नहीं चीज़ें हो पाती। फिर भी मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया कि कुछ समय अपने आप के लिए निकालिए, पूरे दिन में 5-10 मिनट 15 मिनट अपने आप के लिए निकालिए। आप टहलने निकल जाइए, अकेले टहलने निकल जाइए थोड़ा सा दूर, और अपने आप को आत्मसात करने की कोशिश करिए। या आप अपने रूम में बैठिए और बैठ के वहाँ पे सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरी गलती है, क्या कमी है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तुम बहुत गुस्सैल हो, है ना, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, या आजकल तुम बड़े इरिटेट हो गए हो, इरिटेट हो जाते हो, जल्दी इरिटेट हो जाते हो, या आजकल तुम दुखी हो, बड़े चुपचाप से रहते हो, क्या परेशानी है ना, या मुझे तुम अच्छा नहीं लग रहे हो। जैसे हम फिजिकली अगर वहाँ बीमार होंगे, अनफिट होंगे, तो हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे शरीर, चेहरे देखने से हमें पता लग जाता है, तो हम पूछते हैं कि आपका हाल कैसा है, सारी चीज़ें। तो उसी तरह अगर आप अकेला फील कर रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो थोड़ा सा आप बैठिए, 10 मिनट अपने लिए निकालिए और उस 10 मिनट में सोचिए कि यार ये मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ जल्दी, या मैं दुखी हूँ। कारण आपको पता है उसका कि आपको जॉब को लेकर हो सकता है, ठीक है, आपका कोई इशू रिलेशनशिप को हो सकता है, कोई फैमिली का इशू हो सकता है, कोई बच्चों को लेकर हो सकता है, कोई फ्यूचर को लेकर हो सकता है। कारण यही है, ठीक है। लेकिन उस कारण की वजह से आपके दिमाग पे कितना फर्क आ रहा है। देखिए, अगर आपने लड़ना है, अपने आप से लड़ेंगे, पहले उन सारी चीज़ों से लड़ेंगे कि हाँ ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम है। जब हम मान लेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में चल रही है, मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है। अगर मैं हार के बैठ गया कि ये प्रॉब्लम है, और देखिए हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, हम रोते रहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, आज मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं परेशान हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं होता। नेगेटिव फीडिंग अपने आप को कर रहे हैं। एक बात हमें मान के चलना पड़ेगा कि जितनी नेगेटिव फीडिंग हम अपने दिमाग को करेंगे, नेगेटिव विचार अपने दिमाग को देंगे अपने लिए, उतना ही ज़्यादा हम जब परेशान रहेंगे और हमारी लाइफ की ग्रोथ उतनी ही कम हो जाएगी। सर लास्ट में मतलब हम क्विक सेशन करते हैं जिसमें दर्शकों को वो चीज़ बताएं कि वो कैसे जान सकते हैं कि उनका मानसिक स्तर किस तरह का है, या मानसिक स्वस्थ हैं या नहीं। जी देखिए, हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें खुद ही जांच कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी इक्विपमेंट की, किसी बाहर जाके किसी को बड़ा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप, सिंपल सी बातें हमने पहले भी डिस्कस करी, लेकिन फिर भी मैं सभी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले देखिए, अगर आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जब भी अस्वस्थ होते हैं तो सबसे पहले फ़र्क कहाँ आता है, हमारे खाने और सोने पे। तो ये 2 बेसिक बातें हैं। आपका खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा, 5 की जगह 10 रोटियां खा रहे हैं, ज़्यादा हो गया, वो भी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। आपका सोना बहुत कम हो गया, वो भी प्रॉब्लम वाली बात है।
ज़्यादा हो गया वहाँ पे भी स्ट्रेस के लक्षण देखे जाते हैं। तो पहला फ़र्क क्या हुआ, खाना और दूसरा सोना। खाने सोने पे हमारा फर्क आ गया। उसके बाद क्या होगा, जब हमारी नींद, अब खाया अच्छे से नहीं है तो नींद वैसे भी अच्छे से, कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं, खाली पेट नींद नहीं आती, ये कहावत हमारे बीच में है। तो आपने अच्छा खाया भी नहीं है तो नींद भी अच्छी नहीं आ रही है, तो खाना अच्छा जरूरी है। अब नींद अच्छी नहीं आ रही है तो क्या होगा, दिमाग चला रहेगा, वो सोचता रहेगा, और अब उसकी वजह से आपको हेडेक हो रही है। ठीक है, हेडेक हो रही है, आप सुबह उठे हैं, अब सभी की एक्सपेक्टेशन होती है कि सुबह वो फ्रेश फील करें, अच्छा फील करते हैं, लेकिन आप तो सोए नहीं अच्छे से, आपको अच्छी नींद ही नहीं आई, तो आप फ्रेश कहाँ से फील करोगे। अब क्या हुआ कि सामने वाले फैमिली मेंबर से भी एक्सपेक्टेशन होती है, उनको भी, उन्होंने कोई आपको काम बता दिया, कुछ बता दिया, और आप तो पहले से अच्छा फील नहीं करो, आप एकदम से इरिटेट हो जाओगे, एकदम से गुस्सा हो जाओगे, एकदम से आप एग्रेसिव हो जाओगे, उनको डांट दोगे। ठीक है, तो अब पूरे दिन का, अब सुबह ही माहौल खराब हो गया, पूरे दिन का जो है फैमिली का वो माहौल जो है वो आपने एक जो मतलब गलत रास्ते पे चला गया, वहाँ पे अब पूरी फैमिली का माहौल दिन भर के लिए चिड़चिड़ा हो गया। अब आप पे फ़र्क क्या आ रहा है इसकी वजह से। अब दो चीज़ें, नींद और खाना हमने बात कर ली, और हमारी अच्छी नींद की वजह से हमारे सर दर्द हो रही है, इवन बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, हम बहुत जल्दी गुस्सा होने लग पड़ेंगे, और उसके बाद जो देखिए जो रिस्पॉन्स करने की सारी हमारी क्षमता होती है ना, जो हमने, आप सोच नहीं पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग पे लोड पड़ेगा, वहाँ दर्द होगी आपको, तो वो छोटी छोटी बेसिक्स ही है। और अगर आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, सैड हो गए हैं, दुखी हैं, इवन लोग जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, बुरी मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो जिनसे उनको मुझे थोड़ा सा, कई लोगों को रिलीफ भी मिलता है, वो अच्छा फील होता है कि हम अपनी फीलिंग को किसी गाने की फीलिंग के साथ अटैच करके उसको बाहर निकाल रहे हैं दिमाग से। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप किसी अपने से बात कर लें, फैमिली मेम्बर्स में बात कर लें, और हमें फैमिली में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप सैड हैं और अकेलेपन में रह रहे हैं, और मतलब आपको बीच में कहीं थॉट्स आ रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है ज़िंदगी में, या आप मतलब बेकारी हो, आपका जीना ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे विचार अगर आपके अंदर आ रहे हैं, तो यू हैव टू कंसल्ट सम प्रोफेशनल। ठीक है, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने घर में बात कीजिए कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, फिर एक प्लान करिए कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएँ और वहाँ पे मदद लें। और हीलिंग के लिए जहाँ हम बात करें कि घर में बैठे कैसे हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ जो है अच्छे से शुरुआत करेंगे। अगर सुबह की शुरुआत अच्छे से होगी तो वहाँ पे उम्मीद अच्छी है कि शाम तक अच्छा सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर अच्छी नींद आई होगी तो हमें अच्छा हमारा दिन बीतेगा। तो इसके लिए नींद प्रॉपरली लेना, सबको पता है कि हमें 8 घंटे तक की नींद तो एवरेज हमें चाहिए होती है। हमारा खाना हेल्दी होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ों में आप मेडिटेशन, योगा अगर हम कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ एक मेरी तरफ से एक ही मैं बात पे जोर दूंगा कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय अपने लिए निकालिए, और उस समय में अपनी कुछ कमियां ढूंढिए। हम दूसरों की कमियां ढूंढने में एक्सपर्ट हैं, हम अपनी कमियां ढूंढने में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो आप अगर अपनी थोड़ी कमियां ढूंढ लेंगे, थोड़ा सा बुरा लगेगा हमें, है ना, कि ऐसे अपनी कमी ढूंढना आसान काम नहीं है। अपनी कमी ढूंढेंगे और उसको दूर करेंगे। जब हम अपनी कमी को दूर कर देंगे तो नेचुरली है कि हमारे अंदर अच्छी हैबिट डेवलप होगी, और उसका जो रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी इंपॉर्टेंस लाइफ में बढ़ेगी, सब जगह पे बढ़ेगी। तो नेचुरली है कि नेगेटिविटी आपसे दूर भागेगी और आप मेंटली जो है साउंड पर्सन निकल के बाहर आएंगे। अभी सर साथ में ही हम ये बात करते हैं, केस स्टडीज़ की बात करते हैं। तो जैसे ओसीडी के केस होते हैं कुछ, राइट, या मेंटल हेल्थ के कुछ हैं, तो ऐसे कुछ केस आप बता सकते हैं कि? जी हाँ, केस स्टडी शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, सबको इजीली समझ आ जाएगा। ओसीडी की जैसे आपने बात करी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है ना, हमारे जो विचार हैं, वो चीज़ें हैं, या अपने आप पे जो भरोसा है ना, वो सारा डगमगाता सा रहता है। इवन इससे जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल एग्जांपल में क्या है कि नॉर्मली आप घर से निकले, तो घर से निकलने से पहले हम क्या करते हैं, एवरेज क्या चीज़ें चेक करते हैं कि लाइट्स ऑफ हैं, गैस हमने वो ऑफ़ कर दिया है, विंडोज़ क्लोज़ करी हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस ऑन तो नहीं रह गया है, और बेसिक चीज़ें हमने लॉक लगा दिया है। ये सारी चीज़ें हमने सुनिश्चित करते हैं, फिर हम घर से निकलते हैं, है ना।
मैक्सिमम क्या हम सभी ने नोटिस किया होगा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ ऐसी चीज़ें नोटिस करी होगी कि हमने वो लॉक तो लगा दिया था, ये गैस हमने ऑफ तो कर दिया था सिलेंडर वहाँ से, बट अभी हमें डाउट हो गया कि हमने किया है या नहीं किया, या हमें लग रहा है कि लाइट ऑन करी है ना, ऑफ करी है, या वो ऑन ही रह गई है। तो हम फिर वो दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो वो चेक करते हैं। तो ये जनरल चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो प्रॉब्लम होना शुरू करती है। तो मैं आपको एक किस्सा ओसीडी का सुनाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, ये कुछ 5-6 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की। तो वहाँ पे लेडी हैं, उनको ओसीडी हो जाता है। तो ओसीडी होने की वजह रही कि बचपन में उनके बच्चे जब छोटे थे तो बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटलाइज हो गए और बड़ी सीरियस कंडीशन हो गई। तो वो सब कुछ जब ठीक हो गया तो हमारे मतलब क्या होता है ना, जब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं ना, उसके बाद हमें याद आता है कि हमने ये नहीं खाना था, हमें ये नहीं करना था। ये इवन घर वाले भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, अच्छा तुम्हें मना किया था, ये किया वो किया, वो सारी बातें बताते हैं। तो वो सारी बातें तो वैसे ही उनके आसपास भी बातें हुई होंगी, घर में बातें हुई होंगी, कुछ उनको भी लगा होगा कि अच्छा तुमने ध्यान नहीं रखा होगा, बच्चों को तुमने अच्छे से खिलाया नहीं होगा, या कुछ गड़बड़ कर दी होगी, कैसे क्या हो गया, तो मतलब ब्लेम आ गया। तो जो सारा वो बीमारी का ब्लेम उनके सर पे आ गया। तो इवन वो 1-2 महीने तक वो काफ़ी सारी चीज़ें उनको शायद सुनने को मिली। इवन समाज में भी ऐसे लोग, आसपास के लोग भी ऐसा कह देते हैं, क्योंकि हम कह देते हैं, हमें उसका क्या फ़र्क पड़े, दिमाग पे कैसा असर आएगा, उसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं। हमने बस कह देना है, हमें मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, है ना, हमने कह दिया। तो उसका असर क्या हुआ कि वो 5-6 साल बाद क्या हुआ कि उस लेडी के, देखिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा बीच में, सॉरी। अब डिप्रेशन की जब बात करते हैं ना, सारी चीज़ें बात करते हैं, तो वो एकदम से नहीं हो गया है, एकदम से नहीं हो गया। अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो वो एकदम से नहीं आ गया, उसके लिए लंबा टाइम लगा होगा, लंबा टाइम लगा होगा। ऐसे तो नहीं है कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हो और एकदम से मुझे कुछ गुस्सा आया, उसमें परेशानी और मैं कूद जाऊँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये ओसीडी के केस में ऐसा कोई 5-6 साल बाद वो वहाँ पे उनके अंदर हैबिट ऐसी डेवलप हो जाती है कि अब वो क्या करते हैं कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और इवन हमारे घर में महिलाएं या अभी सभी काम कर रहे हैं, किचन में जो काम करते हैं, स्पेशली हम एवरेज दिन में 20 से 30 बार हाथ धो देते हैं, हमारी माताएं बहनें हैं ना घर में। तो इवन हम भी जब काम करेंगे किचन में तो काफ़ी बार हाथ धो देते हैं। तो 20 से 30 बार एवरेज हमारा हो जाता है पूरे दिन भर में। तो उनका वो एवरेज मतलब 50 से 60 बार वो किचन में ही हाथ धोते हैं। आप छोटा सा किसी चीज़ का टच कर दिया गिलास तो फिर भी हाथ धोएंगे। तो वो स्टार्टिंग फेज आ गया। जब उन्होंने कपड़े धोने हैं तो वहाँ पे भी मतलब वो बार बार वॉश करेंगे, थोड़ा सा भी उनको लगेगा तो बड़ा बारीकी से, अब जो काम वो 1 घंटे में कर लेते वो 3-4 घंटे में उसी काम को कर रहे हैं। किचन में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है ना, जब आप बड़ा सा ओवर प्रोडक्टिव हो गए हैं एक तरह से, है ना, तो वो कंपल्शन आ रहा है कि अच्छा वो अच्छा हुआ होगा नहीं, अच्छे से साफ नहीं होगा, तो इवन सुखा भी दिया तो उसके बाद फिर से धोने डाल देंगे, ठीक है, इस तरह की कंडीशन होगी। तो अब जब फिर मेरे नोटिस में ये बात आई तो मेरे कोई जानने वाले ने, किसी ने रेफ़र किया होगा, किसी को बताया होगा कि आप सर से एक बार बात करिए तो क्या चीज़ें निकल के आती। जब मेरे नोटिस में आई तो मैंने उनको बुलाया, तो हमने बात करी। तो उस टाइम तक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो क्या करते थे कि अपने हम हैंड वॉश हमने रखा होता है या साबुन से कर लेते हैं, ठीक है, तो वो ना निरमे से अपने हाथ धोते थे। तो आपने देखा होगा कि निरमा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, तो अगर उसको ज़्यादा यूज़ करें तो छाले वो खड्डे पड़ जाते हैं घर में, वो मतलब हाथ जो है बड़ा खुरदरा सा हो जाता है, फट जाता है ना। तो वो चीज़ें उनके हाथ में बिल्कुल ऐसा ना खड्डे खड्डे जैसे, मैंने काफ़ी मतलब ऐसे बड़ा देख के ना थोड़ा अलग सा लगता था। तो इस हालात में वो आए। तो लगभग हमने 6 महीने फिर काम किया साथ में। तो आते रहे वो, हफ्ते के बाद उन्होंने आना, धीरे धीरे फिर उनकी मेडिसिन भी चली। एक्चुअली वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे थे उससे पहले, तो मैंने बात उनको बताया कि भैया आपको इस स्टेज में तो मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी। तो मेडिसिन अलग से चलती थी और फिर काउंसलिंग के लिए वो आते थे। तो वो धीरे धीरे चीज़ें चली और 6 महीने के बाद हमें अच्छे रिजल्ट हमें आने लगे और चीज़ें मैनेज हो गई। जी। ऐसे सर केस स्टडी आपको रिलेशनशिप के ऊपर हो? रिलेशनशिप के लिए देखिए, अभी जो करंट सिनेरियो की बात करें, मैं आपको मेट्रो सिटी या यहाँ की बात करिए। अभी जैसे हम शादी हमारे यहाँ फिक्स होती है तो उसके क्या पैरामीटर रहता है, पहले हम
कुंडली हम बात करते हैं, भी कुंडली मिलाते हैं वहाँ, वो सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है ना। तो मैं 2016 में चंडीगढ़ में जब हम थे काम कर रहे थे, तो उस दौरान क्या हुआ कि एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, इससे थोड़ा सा बात भी बनेगी और थोड़ा सा चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। तो हमारे पास एक कपल आता है, कपल अभी शादी नहीं हुई, कपल आता है, मतलब वो शादी करने वाले हैं, वो शादी करने वाले हैं, बट वो हमारे पास आए हैं काउंसलिंग के लिए कि अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट करवाएंगे कि क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। ठीक है, 2016 की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी सिटीज़ में बड़ी सारी चीज़ें चल रही, तो वो देख रहे हैं कि हाँ, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो देखिए, अब बहुत सी जागरूक लोग हो गए हैं, इसके लिए HIV का टेस्ट करवा रहे हैं अब। ठीक है कि तुमने शादी से पहले ये भी टेस्ट करवाना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवा रहे हैं, है ना। और लोग खुद से आगे आ रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग जो अच्छा काम कर, वो खुद से आगे आ रहे हैं कि हमें ये करना है, और ये एक अच्छा मैसेज भी लोगों के बीच में जा रहा है ना। तो अभी रिलेशनशिप में क्या है कि यहाँ पे हम इश्यूज की बात करें, केस स्टडी की बात करें, रिलेशनशिप अच्छे से चल रही है क्योंकि आपका भरोसा एक दूसरे के प्रति है। रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, मतलब आपका भरोसा एक दूसरे के प्रति कमजोर हो गया है या कमजोर हो रहा है। और इसकी शुरुआत होती है झूठ से। इसकी शुरुआत होगी झूठ से। झूठ कोई बहुत बड़ा नहीं है, झूठ चाहे छोटा ही है। ठीक है, छोटा झूठ हमने चाहे हमने कुछ बाहर जाने के लिए झूठ बोल दिया, इवन मेल कर देते हैं ऐसे कि हम बाहर निकलना है, दोस्तों के साथ मिलना है, तो हम घर में झूठ बोले। छोटी छोटी बातें होती है, ये धीरे धीरे हाँ बता ऐसे दिया, फिर पता लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब आप कहीं और गए और वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई और मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई और बाद में फिर वो इशू क्रिएट हो गया, तो फैमिली में वहाँ गड़बड़ हो गई। रिलेशनशिप को लेकर तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऐसा कुछ केस आया हुआ? हाँ, रिलेशनशिप को देखिए, फैमिली इश्यूज़ के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे मतलब पति पत्नी के बीच में अच्छा नहीं चल रहा। और बड़ी देखिए, कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तब इश्यूज़ की अलग बात है। लेकिन मैं आपको नॉर्मली ही बात करता हूँ। नॉर्मली मैंने अभी अपने बात करी कि मोबाइल हम चला रहे हैं, उसमें वो हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है। अब सामने से आके वाइफ अगर रोक देती है तो नेचुरली मेरा इंटरेस्ट खराब होगा, मज़ा खराब होगा। जब मेरा मज़ा खराब होगा, नेचुरली कोई भी इंसान है उसका मज़ा खराब होगा, तो वो इरिटेट होगा, वो उसको चिल्लाएगा, चीखेगा। अब आपने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो एक फैमिली मेरे पास आती है कि वो कहते हैं कि सर हमारी ना मतलब दिन में मतलब 2-3 बार तो हमारी लड़ाई हो जाती है। और बड़ा जॉली मतलब वो कपल था। हाँ, और मैंने बोला फिर आपकी 2-3 बार लड़ाई हो जाती है तो आप भी एक मिराकल के जैसे ही हो कि फिर भी इकट्ठे रह रहे हो। और दूसरी बड़ी बात है कि आप काउंसलर के पास भी आए हो, है ना। तो बोलते नहीं सर, हम ना एक्चुअली क्या करते हैं कि मन में नहीं रखते, तो जो होता है ना बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात है, बट हाँ, आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, आप अपने ख्यालों को रोक के रखेंगे। सामने वाला बोल गया वो तो खाली कर गया, लेकिन आपने रोक के रखा अपने थॉट्स को। अब आपको भी नेचुरली मैं आपको बुरा बोलूंगा तो आप मुझे अच्छा तो नहीं बोलोगे, या मेरे बारे में अच्छा तो नहीं सोच पाओगे, तो आप भी बुरा ही बोलोगे, है ना। अगर आप बोल नहीं पाए किसी कारण से, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा है ना विकल्प सेक्शन है, अब ठीक है वो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी फिर। तो अब अगर आप बोल नहीं पाए, वो धीरे धीरे चीज़ें आपके दिमाग में रह रही हैं, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम में आती है। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो जब इंसान भर जाता है ना, दुखी हो जाएगा, फिर जब वो बोलेगा ना, फिर वो बम फटेगा ना, तो फिर वो ऐसी चीज़ें बोल देगा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी फैमिली, मतलब फिर वो पूरा मतलब सारा जैसे शब्द बड़े शब्द ऐसे यूज़ कर देगा जो मतलब फिर बाद में जो आपको पैचअप करने के लिए तो मुश्किल होगी। तो मैं वो फैमिली से बोलते हम ना दोनों बड़े मुंह फटे, तो हम क्या करते हैं कि दोनों लड़ देते हैं, दोनों बोल देते हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद ना फिर मैनेज कर लेते हैं, तो हमारा चल रहा है ऐसे। तो फिर मैंने बोला कि आप यहाँ क्यों आए हैं, हमारे पास क्यों आए हैं, क्या मतलब आप जानना चाहते हैं और क्या सारी चीज़ें होंगी। बोले नहीं सर, मैं ना आपसे ना कुछ ट्रिक्स शेयर करने आई थी, ठीक है, कि ट्रिक्स शेयर करने आई थी कि हम कैसे मतलब सर्वाइव कर जाते हैं। तो अगर आपके पास ये बात पहुंचेगी, एक्चुअली मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे भी ऐसी, देखो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, तो मुझे मतलब घर बैठे बिठाए एक चीज़ मिल गई कि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दूसरों को वो काम आएगी। तो उस कपल ने मुझे वो बताते हैं कि हाँ, हम एक तो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं आपस में। जब देखिए लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आपकी फैमिली में कभी लड़ाई नहीं होगी, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, इंसान है, फैमिली में अलग अलग नेचर के लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर चल जाता है, लेकिन उसको जल्दी कवर कर लेना चाहिए, ठीक है।
जिस इंसान ने जहाँ देखिए हस्बैंड वाइफ है ना, तो मैं उनसे ही, जिन कपल की मैं बात करूँ, उनसे ही कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ हमने आगे ऐड करी, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो सोल्यूशन भी उनके साथ ही आते हैं। तो अब मैं एक ही चीज़ सीखी है मैंने, जहाँ भी हम जो भी कपल्स के लिए इश्यूज आते हैं तो उनमें हम एक ही बात करते हैं कि देखिए, अगर आप, जिसने ज़्यादा हार्श शब्दों का प्रयोग किया है, जिसने ज़्यादा बुरे शब्द बोले हैं, तो वो इंसान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी दूसरे जिसने कम यूज़ किए। अब वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। और मोस्टली केसेस में तो आपको पता ही है कौन होगा, ये व्यूअर्स भी सारे जानते हैं, है ना। तो अब जिसने ज़्यादा हार्श शब्द यूज़ किए हैं, अपने दिमाग को हमें सिखाना है, एक दो बार सिखाना, चल ठीक है सॉरी मांग, यार फैमिली है, तुम हस्बैंड वाइफ है ना, सॉरी, है ना, तो सॉरी बोल। नहीं, अगर हम आदत डालनी पड़ेगी, हमें आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम आदत डालते हैं तो वो हाँ, सॉरी बोलने की आदत डाली। और सॉरी का पैरामीटर देखिए, आप भी जानते हैं, मजाक मजाक में मैं फैमिलीज़ को कहता हूँ कि आप ना मतलब जो लड़ाई करने के लिए एक टाइम फिक्स करा करो। इसका एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे फैमिली, हमारी जब फैमिली काउंसलिंग होती है, पूरी फैमिली बैठती है, बच्चे भी बैठते हैं, उसके लिए एक पूरा हमारा एक प्रोग्राम है, जो 1 डे का हमारा सेशन रहता है। तो उसमें एक बड़ा बड़ा रोमांचक सा ट्रेनिंग पार्ट होता है। तो उसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं कि हमने घर में कैसा माहौल बनाना है, किस चीज़ के लिए कैसे टाइम सेट करना। तो वो लंबी थोड़ी डिटेल चली जाएगी, तो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि सॉरी उसको माननी है जिसने हार्श शब्दों का प्रयोग किया है। पहली बात, ये प्रैक्टिकल सी चीज़ें, छोटी छोटी, आपको अपने दिमाग को आदत डालनी पड़ेगी। एक दो बार करेंगे फिर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बार लड़ाई कर पाए तो फिर अपने पार्टनर के साथ आप दोबारा बात ही नहीं करेंगे। करते हैं ना, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। 4 दिन परेशान होने से अच्छा है उसी टाइम 2 घंटे बाद मामला खत्म कर दो, तो 4 दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा। और आपकी ज़िंदगी के 4 दिन ऐसे बेकार नहीं जाएंगे, है ना। लाइफ हमें बार बार थोड़ी ना मिलनी है। तो एक ये चीज़ हो गई। और आप कुछ पूछ रहे थे? और सर एक और चीज़ आती है, जैसे स्लीप की आपने बात की है ना, बहुत से लोगों को स्लीप का बड़ा इशू रहता है। उसको थोड़ा सा ट्रिक्स आप बता सकते हैं कि स्लीप क्यों नहीं आती है जो बजाई गई है, और कहीं को बड़ी ज़्यादा आती है तो ये क्या वजह रहती है? क्योंकि 4 गोली खा रहे हैं, 5 गोली खा रहे हैं, फिर भी असर नहीं होगा। देखिए, जो जो नींद नहीं आने के ना बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण, मतलब फिजिकल कारण भी है, साइकोलॉजिकल कारण भी है। हमारा नींद में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, हमारी रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है, हमारा वर्क जो प्रोफाइल है वो क्या है, ये सारी चीज़ों में हम ऑन स्क्रीन कितना है, ठीक है, या हमारी आंखों पे कितना उसका प्रेशर पड़ता है स्क्रीन का, हमारा खान पान कैसा है, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है हमारे सोने पे आता है। जैसे कि हम हमेशा में हम एक चीज़ बात करते हैं कि हाँ, हम जैसे हमारे मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर का, दिमाग का चार्जर नींद है, ठीक है। अगर नींद अच्छी आएगी तो पूरा जो सिस्टम है अच्छे से काम करेगा, फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो नींद ना आने की अभी दिक्कतें, मतलब वर्क प्रोफाइल हो गया, आपका सिस्टम कैसा है, माहौल कैसा है, आपकी फैमिलीज़ में, आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। सर जैसे हमारी मुलाकात भी डिजास्टर की ट्रेनिंग में ही हुई। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया कि डिजास्टर की ट्रेनिंग में ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब है ना, वहाँ पे तो बचाने वाला काम सिखाना जाएगा। लेकिन जैसे आपने समझाया कि मेंटल स्थिति क्या होती है उसमें, है ना, और कुछ किस्से मेरे लाइफ में कि हमने डिजास्टर देखा हो, तो आपको क्यों लगा कि वो ट्रेनिंग करानी चाहिए? देखिए, डिज़ास्टर की, हाँ, ट्रेनिंग में हम जब मिले थे तो एक्चुअली क्या है, डिज़ास्टर किसी भी तरह का हो, हमारे दिमाग पे फ़र्क डालता है ना, इफ़ेक्ट डालता है। तो नेशनल डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट हमारी अथॉरिटी है, NIDM, तो वहाँ पे उनकी गाइडलाइन है कि साइको सोशल केयर पे काम किया जाएगा। तो देश भर में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि डिज़ास्टर के पहले और डिज़ास्टर के दौरान और उसके बाद में किस तरह की मनोस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और किस तरह से अगर हम पहले प्रिवेंशन के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर अगर हम स्टेप्स लेते हैं तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जिला आपदा प्रबंधन द्वारा कांगड़ा में भी, पूरे हिमाचल भर में भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो साइको सोशल केयर एक मेजर पार्ट है। देखिए, मेरा पर्सनली भी ये मानना है, और आप भी यही मानोगे, कि हमारा शरीर रिएक्ट तब करेगा जब मैं इस बाजू को हिलाता हूँ, डुलाता हूँ, पर इसके हिलाने डुलाने का मैसेज कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, दिमाग से आ रहा है।
हम डिज़ास्टर के लिए अभी तक हम क्या देखते आए हैं कि हम ड्रिल्स करते हैं अलग अलग तरह की, है ना, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उस डिज़ास्टर को समझना पड़ेगा, दिमागी तौर पे समझना पड़ेगा। एक दिन जाके हम बात करेंगे तो वो बात उतनी रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन अगर हर फैमिली में, हर घर में हमारी बात पहुंचेगी कि डिज़ास्टर की सिचुएशन में हम फैमिली क्या करेंगी। अगर एक फैमिली, हमने कभी फैमिली में बैठ के डिज़ास्टर को डिस्कस नहीं किया है, हमने अपने फ्यूचर को डिस्कस किया, हमने बड़ी बड़ी चीज़ें लेने के लिए डिस्कस किया, हमने लाइफ में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, हर चीज़ के लिए डिस्कस किया, बड़ा घर बनाने का डिस्कस किया। लेकिन अगर इन केस अर्थक्वेक आ गया और इमरजेंसी आ गई, उस घर से बाहर कैसे निकलेंगे ये डिस्कस नहीं किया। उस घर से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी में हमें कौन सी कोई टूल किट बनाई है या कुछ हमने सामान रखा है इमरजेंसी के लिए, हम उसके लिए कभी भी तैयार नहीं है और बात ही नहीं करते हैं। हाँ, जस्ट एक हमने ड्रिल करी और वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है चीज़। वो कोई भी ड्रिल हो लेकर, चाहे वो अग्निशमन आग को लेकर हो, चाहे वो अर्थक्वेक को लेकर हो, या और तरह की किसी तरह की ड्रिल्स हो। तो सबसे पहले डिजास्टर की कंडीशन में हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। तो इसको 3 पार्ट में लिया जाता है, जैसे कि आपने उस दिन भी हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग में। तो पहला पार्ट जो है, जो मॉक ड्रिल्स जहाँ पे चल रही हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पंचायत लेवल पे करवाई जा रही हैं कि इन केस किसी भी तरह का डिज़ास्टर आ जाता है तो कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है, उस दौरान फर्स्ट एड कैसे देनी है, या हर जगह पे किस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। हमारे यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से हिमाचल जैसी स्टेट में या पहाड़ी राज्यों में किस तरह से धुंध बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में हम ही चल रहे हैं कि अभी बारिश लगती है, हालात मनोस्थिति क्या है अभी कि बारिश लगती है तो डर पहले ही लगने लगता है कि अब क्या होगा। ये मेरी नहीं, हम पहाड़ी राज्यों वाली और भी जो साथ के पहाड़ी राज्य या हर हिमाचली का जो एक पहाड़ी एरिया में है, सबको ये लग रहा है कि भाई बारिश शुरू हो गई तो क्या होने वाला है, तो अभी क्या होगा, कहाँ बादल फट जाएगा। वही जो प्लेन एरिया है हमारा ऊना वाला, या हमारे पंजाब में आपने देखा बाढ़ आ गई तो उनको परेशानी, उनको नींद नहीं आ रही कि वहाँ इतनी बारिश होगी, अब कितना पानी आ जाएगा, हमारा क्या होगा। देखिए, जब डिजास्टर आता है वो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना ऊंचा देखता है, ना नीचा देखता है, ना पढ़ा लिखा देखता है, ना अनपढ़ देखता है। वो कुछ भी भेदभाव नहीं करता, सिर्फ तहस नहस करता हुआ चला जाता है। अब इस कंडीशन में अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं, इस कंडीशन में अगर हमने घर में बात कर रखी है, उसके लिए हमने कुछ तैयारी कर रखी है कि एक किट बनाई है हमने, हाँ इस चीज़ में बात करेंगे। घर में तैयारी सबसे पहले तो डिज़ास्टर की सिचुएशंस में, देखिए डिज़ास्टर कहीं भी कभी भी और किसी को भी हार्म कर सकता है, मुझे भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है। हम ट्रेनिंग का पार्ट रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम ट्रेनिंग में दे तो भैया डिज़ास्टर आएगा पर हमें नहीं नुकसान कराएगा या हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी फैमिली और हम सेफ है क्योंकि हमने ट्रेनिंग करी है। तो ऐसा तो नहीं है। जब डिज़ास्टर आएगा तो वो कुछ नहीं देखेगा, वही हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें घर में अपने बात करनी है कि इन केस डिज़ास्टर आ जाता है और डिज़ास्टर की सिचुएशन में मेंटल हेल्थ का क्या रोल है। अब हम डिज़ास्टर से निकल गए और कोई हमारे घर का अपना हमने खो दिया, अब वो जो सदमा है एकदम जब दिमाग को लगेगा तो वो दिमाग उसको सहने में बहुत बार असमर्थ देखा जाता है, बहुत बार दिमाग वो उस चीज़ को सह नहीं पाता है। इवन आज के डेट में आप देखिए, पिछले 2-3 साल का डाटा उठाइए, साइलेंट अटैक वाले किस्से कितने बड़े हैं जी, है ना, बहुत सारे किस्से, उसके कारण जो भी हैं। लेकिन फैमिली की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ा है। अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम आए हैं, घर में हम अच्छे से मिल के आए हैं, बोल के आए हैं, यहाँ बैठे हैं, वापिस पहुँचे कि नहीं पहुँचे, अब जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया। अब जो पीछे परिवार है वो उस सदमे को सहने में कितना कैपेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। वो सदमे को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा और कितना ट्रॉमा उसका रहेगा। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम जिसको बोलते हैं, आफ्टर डिजास्टर जैसी चीज़ें हो जाती है, तो उन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है जब हम घर में बात करेंगे, फैमिली में बैठ के बात करेंगे कि भैया अगर ये कुछ बिल्डिंग में गड़बड़ हो जाती है तो हमने यहाँ से निकलना है, क्या हमने कोई एक
किट बनाई है जिसमें टॉर्च है, कुछ इमरजेंसी के लिए मेडिसिन है, कुछ कोई अपने घर में अगर दरवाज़ा फंस जाता है, अर्थक्वेक आ गया मान लीजिए और दरवाज़ा ही फंस गया, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सामान आपने कहीं पे रखा है, एंट्रेंस किस तरह की है, किन लोगों को कहाँ, अब आप मानिए कि डिजास्टर अर्थक्वेक आता है और आपके घर में बुजुर्ग हैं, ठीक है, और आपने उनको घर के कोने वाला कमरा दे के रखा है या ऊपर वाली मंजिल में कमरा दे के रखा है, ठीक है, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने एक ऐसी जगह पे रख रखा है जहाँ से मेन गेट तक आने तक ही मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, दरवाजे के साथ में क्या होता है कि सामान रख दिया होता है हमने। बिल्कुल, वो उसी बात पे आ रहा हूँ, तो वो दरवाजे तक कैसे पहुंचेगा, तो उन सारी चीज़ों के बारे में प्लान करना। अब हम देखिए, हमारे बड़ी खुशी होती है जब हमें कोई अचीवमेंट होती है, हमें कोई मोमेंटो मिलता है, कोई अच्छा स्मृति चिन्ह मिलता है, हम बड़ी खूबसूरती से शान से उसको अपने कमरे में लगाते हैं। तो बहुत सारे पहले के जो घर बने, अभी भी कई जगह चीज़ें चल रही हैं, हम बड़ी अच्छी एक शेल्फ बनाते हैं, उस पर अपने उन स्मृति चिन्हों को लगाते हैं, बड़े खुश होते हैं। पता लगा अर्थक्वेक आया, थोड़ा सा धरती शेक हुई और वो रुक गई, बट वो जो मोमेंटो, वो शील्ड आपने रखी थी, वो ऊपर से गिरी। अब वो कितना नुकसान करेगी वो तो उसकी बनावट बताएगी, ठीक है, लेकिन आपको नुकसान कर सकती है, इवन आपकी जान तक वहाँ पे जा सकती है। तो एक ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मतलब फिक्स नहीं करी होती है, जिनको फिक्स करके रखना है। अब हमने दीवार पे बड़े अच्छी फ्रेम लगा के रखी हैं, तस्वीरें लगा के रखी है, नीचे हमारा बेड है, ठीक है, वहाँ हम सोए हैं, तो वो भी एक रिस्की कंडीशन है। वो उन चीज़ों को फिक्स करना, ये छोटी छोटी बातें हैं, सभी लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन फैमिली में बात जरूर करें। फैमिली में बात करेंगे तो डिजास्टर के बाद वाली सिचुएशन में और कोप करने वाली सिचुएशन में, देखिए, कोई अगर जिन लोगों ने अभी अपनों को खोया है इस डिजास्टर में जो अभी चल रहा है यहाँ, तो उनका दुख कम नहीं हो जाएगा ये बातें करने से, पर उस दुख को सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो मेंटल हेल्थ का ये रोल है, साइको सोशल केयर का ये रोल जो है डिजास्टर में बढ़ जाती है। हाँ, आप उसको जल्दी, आपने देखो, दिमाग के पास जो है एक फ्रेमवर्क है ना, दिमाग के पास एक आइडिया है, उसके पास एक ब्लूप्रिंट है कि अच्छा ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है। जब डाटा ही नहीं है कोई, अब हमारे पास दिमाग के पास क्या डाटा है कि कांगड़ा जो है अर्थक्वेक वाले जोन में आता है, जोन 5 में अर्थक्वेक आ सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके लिए हमें बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए, सेफ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, ठीक है, और छोटी मोटी बातें जो हमने करी है कि एंट्रेंस ऐसे रखने चाहिए, ये सारी बातें दिमाग में है, ठीक है। लेकिन कभी हमने ये बात नहीं करी घर में बैठ के कि अगर हमारी फैमिली में कुछ हो गया किसी को, तो आगे का सिस्टम कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदारी लीड करेगा। देखिए, जब भी हमें कोई मिशन पे होते हैं तो उस मिशन का कोई हेड होता है, ठीक है, या आप हम जॉब पे हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी पे में, तो उसका कोई हेड है, वहाँ पे कोई है जो उसको हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर इन केस उसको कहीं जाना पड़ता है तो उसके पीछे कौन काम करेगा वो पहले से ही तैयार होता है। जैसे कई बार स्कूल के एग्जांपल है तो प्रिंसिपल नहीं तो वाइस प्रिंसिपल। बिल्कुल, हम जिला की बात करते हैं, जिला में हमारे डीसी सर हैं, डीसी मैम, कोई भी जो जिला का मुखिया है, अगर उसकी ट्रांसफर हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या वो सारा काम रुक जाएगा? नहीं, अल्टरनेट काम पहले ही ऑलरेडी बांटा है, तो वो चार्ज दूसरे को चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही सेम चीज हमें जो अपनी जॉब या प्रोफाइल में, वो हमने घर में देखनी, बात करके रखो कि इन केस ऐसा हो गया तो अगली जिम्मेवारी कौन संभाल सकता है, ठीक है, उसके आगे कैपेबल कौन है, या उसको क्या क्या करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है। हमारे पास देखिए, जब डिजास्टर हो जाता है ना, उसके बाद बहुत सारे, देखिए, समाज में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है और बुरे लोगों की भी कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन बुरे लोग जो है समाज में जल्दी हावी हो जाते हैं क्योंकि उनमें डर नहीं होता है, ठीक है। जो अच्छाई की ओर चलेगा उसमें थोड़ा डर ज्यादा होगा, ठीक है, उसको डर होगा दिमाग में, तो वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो जब डिजास्टर के बाद वाली सिचुएशंस में देखा है आपने, चोरी चकारी, आपदा है ना, आपदा में अवसर जो मौका है ना, तो ढूंढने वाले लोग होते हैं, या आपका मिसयूज कर सकते हैं, आपको गलत आपके साथ कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी कोशिश है हमारी, मतलब डीडीएम में कांगड़ा की भी, मैं स्पेशली उनको भी थैंक्स करूंगा, पूरी टीम को, डीसी सर को, एडीएम मैम को, जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे हम चाहेंगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट और पूरा हिमाचल इस तरह की बात करे, इवन ये पूरे देश में बात की जानी चाहिए कि हमारा प्लान तैयार होना चाहिए। और ये प्लान जो है इवन डिजास्टर में ही नहीं, नॉर्मली भी हमारी लाइफ में काम करना चाहूँगा सर। अगर किसी ने, मान लीजिए, कोई इंस्टीट्यूट या कोई सोसाइटी, कोई लोग आपको कहते हैं कि सर आपका ये काम अच्छा है और
मेंटली हमें हीलिंग पावर के लिए मान लीजिए वर्कशॉप चाहिए या कुछ ऐसा इवेंट करना है हमें, तो कैसा वो कांटेक्ट कर सकते हैं वो थोड़ा? देखिए, हम बहुत सारी वर्कशॉप, 1 डे 2 डे प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस के कैंपेनिंग करते हैं अलग अलग इश्यूज को। सुसाइड अवेयरनेस को लेकर मैं अभी पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट जो भी चला दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन में, देखिए अभी आज की डेट में हर कोई परेशान तो है, अगर परेशान नहीं भी हैं, हम नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तब भी अगर हम जान लेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, तो अगर हाँ हील करने के काम आ सकती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर प्लान ऑलरेडी हमारे पास होगा तो इमरजेंसी सिचुएशन में या जब हमारे पे जिम्मेवारी आएगी तो हम उसको अच्छे से कर लेंगे, ना कि इधर उधर स्ट्रगल करने की बजाय। अब आपने देखा होगा कि फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो नेचुरल कारण है, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, है ना। तो अब क्या होता है, उसकी कमांड किसके पास आ जाती है? पूरे रिश्तेदारों के पास, पूरे आस पड़ोस के पास, सारे लोग कमांड संभाल लेते हैं, ठीक है। फिर वो अपने अपने अकॉर्डिंग सजेशन देंगे, तो इसमें फैमिली का नुकसान भी हो जाता है। ये बड़ी सारी चीज़ होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो चीज़ गलत है या पूरी तरह से, सबका सहयोग जरूरी है, लेकिन कमांड का मतलब ये है कि अगर आप सारी सिस्टम अपने अकॉर्डिंग करिए। मैं एक फैमिली से मिला जिसके घर में कमाने वाला चला गया, और वही एक अर्निंग सोर्स है, ठीक है, वो अर्निंग सोर्स है, और उसकी सडन डेथ हो गई, और उसके इलाज में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया, जो उस फैमिली में एक कर्ज आ गया। अब उसकी जब डेथ हो गई तो 10-13 में ही इतने से ज़्यादा खर्च 10-13 में हो गया। अब आप खुद सोचिए कि 1 लाख रुपया एक फैमिली पे कर्जा हो गया, और जो कमाने वाला सिंगल सोर्स था वो चला गया। अब उस फैमिली को उस सिस्टम से बाहर कौन निकालेगा? क्या ये हमारी समाज की, रिश्तेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इमरजेंसी में काम होगा तो प्लान होगा तो काम आएगा। तो स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, अभी मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, कोटा को लेकर हम छोटी सी बात करते हैं। वहाँ आपने देखा कि स्टूडेंट्स के जो सुसाइड केसेस है वो वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इंस्टीट्यूशन ने भी अपने वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हायर करके रखे हैं, बच्चे खुद भी जाते हैं, फिर भी वहाँ सुसाइड केसेस नहीं कम हो रहे हैं। इवन हमारे यहाँ धर्मशाला में भी अभी सभी इंस्टीट्यूशन, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, लगभग आ गए हैं, ठीक है। और इस तरह का प्रिकॉशनरी मेजर तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। जब भी इवन मैं आपको ना, कई बार मुझे खुद एक चीज़ का मैं पर्सनली भी कहना चाहूँगा, थोड़ा मुझे बुरा फील होता है जब मैं बोलता हूँ कि मैं सुसाइड अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसका रिस्पॉन्स 0 है। सभी को यह लगता है कि यार ये क्या बेकार जैसी बात कर रहा है, सुसाइड अवेयरनेस के बारे में क्या बात करनी। देखिए, मेरी भी मेंटालिटी कुछ ऐसी ही रही होगी आपकी। हम क्या होता है, जब हम अखबार में एक खबर पढ़ते हैं कि किसी ने कहीं पे अच्छी खासी बैकग्राउंड का था पर सुसाइड कर लिया, ठीक है, एक अच्छा, आपने देखा सोसाइटी केसेस, चाहे वो जॉब पे हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो फैमिली का इशू हो, इकोनॉमिकल इशू हो, स्टूडेंट हो, है ना, बच्चे तक भी आज की डेट में सुसाइड कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स कुछ ना तो कुछ, हाँ, रिजल्ट के टाइम आप देखिए जो सुसाइड केसेस बढ़ जाते हैं रिजल्ट के टाइम, ठीक है। एग्जामिनेशन जब आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट के टाइम ये केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फैमिलीज को पता, अवेयर कहाँ होना है, तो अवेयरनेस तब आएगी जब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, मैं ये नहीं कहता कि हम बात कर रहे हैं हमें बोलिए, आप अपने आसपास अप्रोच करिए। बहुत से लोग काम करने वाले हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छी आपको आपके इंस्टीट्यूशन में अच्छी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और वो हेल्पफुल होगी आपके लिए भी, एक इंस्टीट्यूशन के लिए। तो अगर बच्चे मेंटली हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे और वेल परफॉर्म करने वाले होंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उसका नाम तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स से भी चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अवेयर रहें। तो और बाकी चीज़ें आप मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक सवाल बड़ा अच्छा मेरे को समझ आया इस पूरे बातचीत में, कि क्या आप मानसिक स्वस्थ हैं या नहीं, राइट। कि अपने घर में या अपने बच्चों से, अपने रिलेशनशिप से जिससे हुआ करते हैं, तो क्या उनसे जज करें कि क्या वो मैं स्वस्थ, मेंटली स्वस्थ हूँ या नहीं, या किस तरह के इमोशंस मेरे आते हैं, राइट।
तो वो नोट डाउन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उस पर। और उसका एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए मैं समझ गया मुझे यही चीज़ है, अब सामने वाला बता नहीं रहते कि ना आपको पता है कि यार उसको ना गुस्सा ज़्यादा आता है, वो चिड़चिड़ा ज़्यादा है, तो उसको भी कैसे हम हील कर सकते हैं, राइट। अगर हम एक दूसरे को जितना ज़्यादा समझेंगे तो सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं, केसेस देख रहे हैं कि एकदम से कुछ हुआ और उसका रिजल्ट सोसाइटी उठा रही है, क्योंकि हो सकता है कि हम कल को सड़क में हो और किसी को गुस्सा है और हमारे पर नुकसान हो, हमारे परिवार पर नुकसान हो। तो अगर हम धीरे धीरे करके अगर ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम चलेंगे तो क्योंकि प्रॉब्लम यहीं बनेगी और यहीं से बिगड़ेगी, क्योंकि बनानी भी यहीं पे और बिगाड़नी भी यहीं पे। तो अगर हमारा मेंटल ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप इससे मतलब गर्दन से ऊपर अच्छी खुराक देते हैं तो आपको फिर टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की, फिर आपका शरीर और सब कुछ स्वस्थ है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप इतना डाइट दे रहे हैं वो ज़रूरी है। कितने अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि एक वक्त होता था कि हमें सोसाइटी में लोग मिलते थे, गाइड करते थे, हमें बताते थे कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, और हमें प्रेशर हैंडल करना भी आता था। लेकिन आज हमारे पास वो चीज़ नहीं है, बताने वाला नहीं है। कई बार होता है कि हमारा सुनने वाला नहीं है। जब हमारे पास सुनने वाला नहीं है, डर भी होता है। तो काउंसलर क्या काम करते हैं, काउंसलर हमें सुनते हैं, हमारी बातचीत को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं कि यार ये थॉट कैसा था, किस तरह से आया, इनकी प्रॉब्लम क्या है। जब और पैटर्न समझ आता है उनको तो अच्छा बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन इसका यहाँ पे है। हो सकता है कि आपका हादसा कुछ भी किस्सा हो वो बचपन में हुआ हो, आपके साथ स्कूल में कुछ किस्सा हो सकता है, किसी ने रिश्तेदार में कुछ बात हो सकती है, या फाइनेंशियली नीचे गिरे हों, मतलब आपका बाउंस बैक नहीं हो पा रहा हो, तो आप पटड़ी पे नहीं आ पा रहे हो, तो जब काउंसलर से हम बात करते हैं तो समझ आती है कि यार ये वो वाली बात थी, अब अगर ये चीज़ करेंगे तो हम शायद पटड़ी पे आ सकते हैं। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम आ गई है या आने वाली है। देखिए, आज के कम्पिटिटिव हमने बात करी कि पैदा होते ही हमारा एक्सपेक्टेशन का जो एक यात्रा है वो शुरू हो जाती है। पेरेंट्स की हो जाती हैं, फिर पूरी फैमिली की हो जाएगी, और आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं तो और बढ़ जाएगी। फिर थोड़ा सा जब आप बड़े होंगे तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होंगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इसमें इस सारी बात का मतलब निचोड़ भी हो जाएगा, बातें निकल के भी आएंगी कि क्या क्या चीज़ें होनी है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अभी हमारे पास एक केस है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है और वो कॉम्पिटिटिव भी तैयारी कर रहा है, वो +2 में है और पढ़ाई भी अच्छा कर रहा है, लेकिन सडनली उसका स्कूल चेंज किया। स्कूल चेंज किया, माहौल चेंज हो गया, टीचर चेंज हो गए, फ्रेंड्स चेंज हो गए, दैट मीन्स दिमाग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब घर भी चेंज कर रहा है तो नेचुरली फैमिली घर में होगी तो एक जैसा ही माहौल होगा। बिल्डिंग चेंज हुई है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बाकी फैमिली तो साथ में है, पर स्कूल का पूरा सिस्टम बदल गया। अब उस सिस्टम को बच्चे को अडेप्ट होने के लिए, एडजस्ट करने के लिए 1-2 महीने का समय लगेगा। उस 1-2 महीने के समय में उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो आएगी। अब वो जो एकेडमिक परफॉर्मेंस लो आएगी उसका प्रेशर सिर्फ बच्चा झेलता है, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे तुम्हें तो अच्छे स्कूल में डाला है ना, तुम्हें तो सब टाइम से चीज़ें कर रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही है। वहाँ टीचर्स के लिए भी बच्चा नया है, टीचर देख रहे हैं कि भाई ये तो नया बच्चा है तो ये तो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। अब अच्छा नहीं कर रहा तो क्लास में भी दोस्ती बनने में भी समय लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया। तो ऐसा ही केस हमारे पास था इसी सिनेरियो के साथ। अब उस बच्चे को क्या हो रहा है, उसके रिवर्स में उसके साथ क्या हो रहा है कि उसको एक तरह से ना पैनिक अटैक आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है वो सडनली अच्छे से, जैसे हम बैठे हैं अभी ऐसे बैठा है और एकदम से उसको मतलब डर लगने लगा, कभी लगने लगी, पेट दर्द होने लग पड़ा, वॉमिटिंग कभी कभी, है ना, लूज मोशन कभी, ऐसे सारा कुछ, हेडेक होने लग पड़ी, घबराहट हो रही है, पसीना आने लग पड़ा। ये ओरिजिनली पसीना आ रहा है उसको लग रहा है बाहर ले जाओ, मुझे कुछ हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में मुझे आप बताओ कि हमारा समाज और हम क्या करते हैं, आप बताइए। ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? पहले तो बात करेंगे जिससे हम बात करते हैं कि जरा मेरे बच्चे हो, जिसके बच्चे हैं उसी एज ग्रुप के, तो उनसे बात करेंगे यार ये बच्चा है तो इसको पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली जब घर में हमें ये बात पता चलती है, बच्चा घर में बताता है, अब वो कितना अच्छे से बता पा रहा है, घर वाले कितने अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है फैमिली में तो जल्दी समझेंगे, है ना। और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है नॉर्मली,
हम इतने भी एडवांस नहीं हुए कि बच्चों के साथ हर बात हम शेयर कर पा रहे हैं या उनको एज ए फ्रेंड्स हम ट्रीट कर रहे हैं। बड़े कम फैमिली और जो है वो भी ओवर फ्रेंडली है, वहाँ पे भी दिक्कत है। तो वो बैलेंस कहाँ पे है, वो ट्रिगर कहाँ पे है जहाँ पे रोकना है या चलाना है अपने आप को, वो चीज़ें अभी तक भी हम नहीं सीख पाए हैं। तो अब वो बच्चा क्या करता है, घर में बताता है, वो घर में जब पता लगता है एक बार उसको सडनली ऐसा अटैक आता है और वो सारी चीज़ें, तो घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि भाई इसको तो किसी ने कुछ मतलब जादू टोना कर दिया भैया, इसका तो मतलब हमारा बच्चा तो गड़बड़ हो गया, तो अब हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ये फैमिली भी उस रास्ते पे चल पड़ी। इवन हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, है ना, और आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी या हुई होंगी, है ना, सभी के साथ ऐसी चीज़ें होती है। तो अब हाँ, वो फैमिली अब उस रास्ते पे चल पड़ी। अब वहाँ पे अब एक्चुअली वो एक जगह गए, वहाँ ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आगे आगे इंसान चलता चला जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में 5-6 महीने निकल गए और वो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई। तो सडनली फिर वो हमारे पास किसी तरह से वो बाया बाया होके हमारे पास केस आया। तो मैंने फिर वो बच्चे को बुलाया, उसके मदर को बुलाया, तो उनसे मैंने बात की, पूरी चीज़ें समझी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या करना चाहिए था। तो उन्होंने बताया कि हमने इसको ठीक करने के लिए क्या क्या मतलब तरीके अपनाए। तो मैंने उनसे ऐसे जनरली पहला क्वेश्चन ये पूछा कि अगर आपने ये सारे तरीके अपना लिए तो मेडिकली भी आपने कोई तरीका अपनाना था, आप साइकेट्रिस्ट से मिलते या आप काउंसलर को कंसल्ट करते? तो बोलते सर हमने इसके बारे में ना, हमें ज़्यादा पता नहीं था कि इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हमें डॉक्टर के पास, उनके पास जाना पड़ सकता है। तो अभी हमें थोड़ा सा लगा, किसी ने बताया कि काउंसलर से आप बात कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हो, तो उनके पास आप जाइए और बात करिए। तो तब हम आपके पास आए। तो ये अज्ञानता है ना, क्योंकि समाज में ऐसा है ही नहीं है, या हाँ सोचा नहीं थी, चल सोचा नहीं है। अब वो बच्चा जब वो 1-2 सेशन हुए, वो मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली हुआ बच्चा, तो बात मानने लगा। देखिए हमें भी 2-3 सेशन तक तो चीज़ें समझनी होती है, दो दिमाग को मेल पूरा लेवल पे लेके आना होता है, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा चलनी पड़ती है। अब हमारे पास की कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका दोनों का एक लेवल पे आ जाता है, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद हमारे वो बच्चा स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म किया। मतलब जो स्टार्टिंग में बच्चा आया और उसके 40% मार्क्स तक रह गए, ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम तक आते आते मतलब दिसंबर तक उस बच्चे को ये था, नवंबर दिसंबर तक, 2 महीने एग्ज़ाम से पहले, कि बोर्ड एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाएगा, और उस बच्चे ने 85% के आसपास स्कोर किया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, उस बच्चे ने करके दिखाया, ठीक है। तो काउंसलर क्या करता है, वो मेरा मिराकल नहीं है या मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ, मैंने तो उसकी सपोर्ट में खड़ा रहा, लेकिन हाँ मैं उसके साथ खड़ा रहा, उसको हौसला था कि ये मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, और सब उसने किया। प्लानिंग हम करते गए, मिलके प्लान करते गए, छोटे छोटे प्लान बनाते गए, और वो रिजल्ट अच्छा है। तो इस तरह से हम चीज़ें जो हैं मैनेज कर सकते हैं। पेरेंट्स जो है, अगर बच्चों के साथ कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो आप काउंसलर को मिलिए, आप साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आप जाइए, बात करिए, ठीक है। बच्चा चुपचाप सा है, गुमसुम सा है, एक इवन अच्छा खासा बात करता हुआ, हंसता गाता हुआ इंसान चुपचाप सा रहने लग जाए, गुमसुम सा रहने लग जाए, ठीक है, खेलना कूदना बंद कर दे, बाहर आना जाना बंद कर दे, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। सिंपल सी बात है, और ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हिमाचलीज जो है इन चीज़ों को समझने में बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरा मानना है। तभी शायद हम भी काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को बचपन से ही, हमारा सोसाइटी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, अभी गड़बड़ है, लेकिन बचपन से बहुत सारी चीज़ें हमने स्ट्रांगली देखी हैं बीच में, तो वो ज़्यादा इफेक्ट जो है करते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। सर लास्ट में मैसेज जो आपकी तरफ से? मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आज हमने बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करी, बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है, और सबसे पहले ना मेंटल हेल्थ के प्रति जो एक नेगेटिविटी हमारे दिमाग में है, या मतलब भ्रांतियाँ जो हैं, है ना, वो हमें दूर करने पड़ेंगे। आप कहीं भी साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, काउंसलर को कंसर्न करेंगे या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर कहीं कंसल्ट करते हैं, तो शर्माने की बात नहीं है, बुरा फील करने की बात नहीं है, ठीक है। जितनी जल्दी हम बात कर लेंगे, जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, उतनी जल्दी जो हमारा फैमिली मेम्बर है वो जल्दी ठीक होगा, और पूरी अच्छी ज़िंदगी, और इवन जो कर सकता है उससे बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसी ज़िंदगी एक जी सकता है। तो ये कि छोटा सा मेरा मैसेज है। बाकी बहुत सीरीज़ पे बात करने जा रहे हैं
आपका कोई भी आपको प्रॉब्लम्स लगते हैं कि ये टॉपिक्स लगते हैं, मान लीजिए आपको चाइल्ड के ऊपर है, आपको पेरेंटिंग के ऊपर है, आपका मान लीजिए रिलेशनशिप के ऊपर है, राइट, आपका फाइनेंस के ऊपर है कि फाइनेंस में मुझे लॉस हो गया था तो मैं कैसे अब बाउंस बैक करूँ, तो उस पर हम जल्दी सीरीज कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो सर के नंबर पे भी आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और इसके बाद हम जैसे हमें नेक्स्ट मौका मिलता है तो हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे इसमें ज़रूर। शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक।